नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 432 जियाओलिन, क्या तुम सचमुच मार्शल आर्ट जानती हो? 3 दिन बीत गए। एल्डर गो और एल्डर जियांग उत्साहित होकर अयान सक्सेना के पास आए। वे सभी इस मोहल्ले में आकर बस गए। मिस्टर जियांग, आप लोग ठीक समय पर यहाँ आ गए हैं। मैं थोड़ी देर में मेंग्याओ और अन्य लोगों को डिनर के लिए वापस बुला लूंगा। अयान सक्सेना ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े झांग और उसके दोस्त खाने के लिए आए थे और उन्होंने तुम्हारे खाने की बहुत प्रशंसा की। क्या हमें भी आकर इसका स्वाद लेना चाहिए? हाँ, श्री झांग हंसे। अयान सक्सेना, तो आप 1 मिनट रुकिए, खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। बूढ़ा आदमी रसोई के दरवाजे पर आया और बोला, अर्जुन सक्सेना, नए मिश्र धातु सैन्य कारखाने ने पहले ही बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने कहा, इसका घनत्व कम है और प्रदर्शन बहुत मजबूत है। इस सामग्री का उपयोग कई सैन्य अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। जियांग लाओदाओ ने कहा, इस बार सहायता बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि आपके द्वारा पहले दी गई सहायता से भी अधिक, जैसे कि इंजन प्रौद्योगिकी। अयान सक्सेना, आवेदन को गोपनीय रखना कठिन है। हमें इसे यथासंभव लंबे समय तक गोपनीय रखना चाहिए। श्री गु और श्री जियांग ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना वापस आ गईं। उन्हें मिस्टर जू और मिस्टर जियांग को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इन 3 दिनों में हर दिन घर पर मेहमान आते रहे। जब रोशनी मेहरा पहली बार लाओशे जैसे बड़े लोगों से मिली तो वह काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन अब इतने सारे लोगों को देखने के बाद उन्हें इसकी आदत हो गई है। वे सभी मिलनसार हैं और उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। रोशनी मेहरा को भी पता था कि ऐसा क्यों था। कौन अपने लिए एक शक्तिशाली पति की अनुमति दे सकता है? मास्टर जियांग। रोशनी मेहरा के किसी को पुकारने के बाद अनिंदिता सक्सेना ने मधुर स्वर में पुकारा, सिसी बहुत अच्छी है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, शीशी, क्या खेलते समय किसी ने तुम्हें परेशान किया है? अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है तो तुम हमें बता सकती हो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। अनिंदिता सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इसके अलावा मैं बहुत शक्तिशाली हूं और कोई भी मुझे धमका नहीं सकता। ये बोलते हुए अनिंदिता सक्सेना ने अपनी मुट्ठी हिलाई। वह अयान सक्सेना के साथ इतने लंबे समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही है कि उसकी काया और ताकत उसी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, शीशी, क्या तुम मार्शल आर्ट जानती हो? हाँ, मेरे पिता ने मुझे सिखाया। अनिंदिता सक्सेना ने कहा। एल्डर गो और एल्डर जियांग ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ अनदेखा कर दिया है। अयान सक्सेना ने पहले कहा था कि वह मार्शल आर्ट जानता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी ज्यादा नहीं पूछा था। आखिरकार उनके विचार में, चाहे कोई कितने भी लंबे समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों न करता हो, बंदूक का सामना करना तो बस एक गोली का मामला है। लेकिन क्या अयान सक्सेना एक साधारण इंसान है? अयान सक्सेना जू ने अनिंदिता सक्सेना को मार्शल आर्ट सिखाया है, इसलिए यह उपयोगी होगा। जल्द ही भोजन परोसा जाता है। बूढ़े गो और बूढ़े जियांग ने जल्दी से कुछ व्यंजन उठाए और उन्हें चखा। जब व्यंजन उनके मुंह में गए तो वे दोनों चौंक गए। अयान सक्सेना ने किसी विशेष सामग्री का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे। अर्जुन सक्सेना, आपका खाना अद्भुत है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के भोजन का स्वाद इतना खराब हो तो मुझे निश्चित रूप से संदेह होगा कि उसने भोजन में कोई अवैध पदार्थ मिलाया है। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से बोला। जियांग लाओ, बूढ़े आदमी, आपके पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। भले ही आप पकवान में प्रतिबंधित पदार्थ मिला दें, क्या इसका स्वाद इतना अच्छा हो सकता है? भले ही आप तांगमोन का मांस मिला दें, मुझे डर है कि इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होगा। अयान सक्सेना ने शराब का गिलास उठाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, अगर आपको खाने का मन हो तो आप अक्सर मेरे यहाँ आ सकते हैं। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से आपके प्रति विनम्र नहीं होंगे। हाँ, श्री गु और श्री जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। नशे में धुत बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, तुमने कहा था कि तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हो। तुम किस स्तर तक पहुंच गए हो? क्या आधुनिक समाज में मार्शल आर्ट अभी भी उपयोगी है? अयान सक्सेना ने एक पल में बहुत कुछ सोच लिया। चूंकि मिस्टर मेहता और उनके दोस्तों ने उससे विस्तार से कुछ नहीं पूछा था, इसलिए उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। चूंकि उन्होंने पूछा ही नहीं था, इसलिए उसके लिए मिस्टर मेहता और उनके दोस्तों से सच छिपाना ठीक नहीं था। आखिरकार बाद में इसका खुलासा तो होगा ही। मिस्टर मेहता, ये सचमुच उपयोगी है। जब आप मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप बिना किसी समस्या के तलवार और बंदूक का उपयोग कर सकते हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। जियांग लाओ, क्या आपकी चाकू बंदूक एक बंदूक है? क्या ये प्राचीन लंबी बंदूक है या आधुनिक बंदूक है?
सब कुछ ठीक है। मिस्टर मेहता और मिस्टर जियांग अयान सक्सेना को आश्चर्य से देखने लगे। हालांकि चूंकि अनिंदिता सक्सेना वहां मौजूद थी, इसलिए उन्होंने फिलहाल कोई और सवाल नहीं पूछा। वास्तव में अनिंदिता सक्सेना को स्थिति का पता था। रात्रि भोजन के बाद अयान सक्सेना और अन्य लोग अध्ययन कक्ष में चले गए। श्री मेहता ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, मुझे यह मत बताओ कि तुम पहले से ही गोलियों का सामना कर सकते हो। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में प्रतिरोध कर सकता हूँ। मेरी ताकत के साथ मुझे पिस्तौल की गोलियों का प्रतिरोध करने में कोई समस्या नहीं होगी। अयान सक्सेना ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेज पर रखे ब्रश और अन्य चीजें ऊपर तैरने लगीं। सिस्कार, अर्जुन सक्सेना, ये है। श्री जियांग हैरान रह गए। अयान सक्सेना ने चीजों को टेबल पर गिरा दिया। उसने कहा, यह आंतरिक शक्ति का उत्सर्जन है। वह अपनी ऊर्जा से चीजों को नियंत्रित करता है। उसने मार्शल आर्ट का अच्छा अभ्यास किया है। उसकी ताकत अभी भी बहुत अच्छी है। मिस्टर मेहता और मिस्टर जियांग, आपको मेरी अचानक मौत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। श्री मेहता ने आश्चर्य से कहा, आश्चर्यजनक है, आप वास्तव में फिल्मों और टीवी में दिखाए जाने वाले सभी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं। जियाओलिन, क्या अन्य लोग भी वही अभ्यास कर सकते हैं जो आप करते हैं? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। इसके लिए मार्शल आर्ट योग्यता की आवश्यकता है। शिक्सी में मार्शल आर्ट की अच्छी प्रतिभा है, लेकिन जहां तक अन्य लोगों की बात है, तो लाखों में एक भी व्यक्ति उनके जैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा मार्शल आर्ट की योग्यता भी अलग अलग होती है। अगर आप मार्शल आर्ट में अच्छे नहीं हैं, तो आप 10 मिनट के अभ्यास के बाद भी इसे नहीं सीख पाएंगे। बेहतर होगा कि आप उस समय को भाला चलाने के अभ्यास में लगाएं। श्री मेहता और श्री जियांग ने सिर हिलाया। ये सच है, जियांग लाओ ने कहा। अर्जुन सक्सेना, आप अद्भुत हैं। जीक्सी को आपकी प्रतिभा विरासत में मिली है। वह भी अद्भुत है। वह गणित और चित्रकला में बेहद प्रतिभाशाली है और वह मार्शल आर्ट में भी प्रतिभाशाली है। मेरे छोटे पोते के बारे में आप क्या सोचते हैं? अयान सक्सेना, उसने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। बूढ़े जियांग, कृपया बेतरतीब सिफारिशें करना बंद करो। मैं जीक्सी के लिए कोई शादी की व्यवस्था नहीं करूंगा। भविष्य में वह किसके साथ रहेगी, ये निर्धारित करेगा कि वह कौन है। श्री जियांग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या श्री झांग और अन्य लोगों ने भी ऐसा कहा था? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। इसके बारे में मत सोचो। हम यहाँ ज्यादा बार रुक सकते हैं और जीक्सी और अन्य लोगों के बीच ज्यादा संपर्क हो सकता है। भविष्य में क्या होता है, यह उन पर निर्भर करता है। श्री मेहता ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से आपके मस्तिष्क के विकास पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होगी। अन्यथा अगर मैं हर दिन देर तक जागता रहता तो मैं बहुत पहले ही गिर गया होता। जियांग लाओ, क्या आप लंबी दूरी से पिस्तौल चलाने का विरोध कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने कहा, एक योद्धा की पांचों इंद्रियां बहुत मजबूत होती हैं। अगर कोई मुझे दूर से मारना चाहे तो मैं खतरे को भांप लेता हूं। इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री मेहता और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। श्री मेहता, कुछ दिन पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आपके लिए और सुरक्षा बल जोड़े जाएं या नहीं। अब ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना होगा। जितना संभव हो सके अपनी मार्शल आर्ट की ताकत को छिपाने की कोशिश करो। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मिस्टर मेहता ने सोचा और कहा, अर्जुन सक्सेना, चूंकि हम यह नहीं जानते, इसलिए हम इसे बॉस से नहीं छिपा सकते। दूसरों को भी ये पता होना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मिस्टर मेहता, आप लोग जो उचित समझें वही करें। अध्याय 433 सीजर परिवार। कुछ दिन बीत गए। अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सू यू, तुम्हारी हैकिंग स्किल्स पौराणिक स्तर तक पहुंच गई है। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारियां तेजी से भर गईं। लगभग 20 मिनट के बाद अपग्रेडेशन पूरा हो गया। सिस्टम की मदद से अयान सक्सेना बहुत जल्दी गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लीजेंडरी लेवल पहले से ही कमाल का था और वह माइथिकल लेवल से कहीं आगे था। ये कहा जा सकता है कि वह इंटरनेट से जुड़ी किसी भी चीज को हैक कर सकता है। पूरा नेटवर्क उसके सामने पूरी तरह सुरक्षित है। यदि वह चाहे तो किसी देश की वित्तीय प्रणाली या यहाँ तक कि पूरे इंटरनेट को आसानी से नष्ट कर सकता है। हालांकि इसे अपग्रेड करना मुश्किल नहीं है। ये कौशल वास्तव में शक्तिशाली है। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। ये सिर्फ इतना है कि चाहे उसकी हैकिंग कौशल कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब तक कोई उसे उकसाता नहीं है, वह अन्य ताकतों को उकसाने और हमला करने के लिए हैकिंग के तरीकों का उपयोग करने की पहल नहीं करेगा। हैकिंग कौशल एक दोधारी तलवार है।
यदि वह लापरवाही से काम करेगा तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। भले ही उसकी मार्शल आर्ट कौशल पौराणिक स्तर तक पहुंच गई हो, फिर भी उसे मारा जा सकता है और उसका अभी भी एक परिवार है। पापा, हम घर कब जा रहे हैं? मुझे अपने दादा दादी और नाना नानी की याद आती है। अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना को खेलने के लिए बाहर ले गया। अनिंदिता सक्सेना ने पूछा, घर जाना चाहते हो? जब हम घर पहुंचेंगे तो खेलने के लिए बर्फ नहीं होगी। अयान सक्सेना ने कहा, राजधानी में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। वे हर दिन बर्फ में खेलते हैं। अयान सक्सेना का आइस स्किल अनुभव बहुत बढ़ गया है, लेकिन कम समय में लीजेंडरी लेवल पर अपग्रेड करना अभी भी असंभव है। हाँ पिताजी, मुझे पता है। मैं अभी भी घर जाना चाहता हूँ। अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। अयान सक्सेना, शिक्सी, तुम नुआनुआन और अन्य लोगों के साथ थोड़ी देर खेल सकती हो और हम कल घर चलेंगे, ठीक है? हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। शाम को अयान सक्सेना ने मिस्टर मेहता और अन्य लोगों को अलविदा कहा। वे 10 दिनों से ज्यादा समय से शाही राजधानी में थे और अब समय आ गया था। सिसी, कृपया फिर आओ। सिसी, हम तुम्हें याद करेंगे। अगले दिन कई बच्चों ने अनिंदिता सक्सेना को अलविदा कहा। उन सभी को अनिंदिता सक्सेना के साथ खेलना अच्छा लगा। अनिंदिता सक्सेना सबसे छोटी थी और उन्हें लगा कि वह उनके साथ खेलने के लिए काफी समझदार है। इसके अलावा अनिंदिता सक्सेना अयान सक्सेना जी की बॉयफ्रेंड भी हैं। अयान सक्सेना उन्हें परियों की कहानियां सुनाते, गेंद खेलने ले जाते और चित्रकारी तथा गाना सिखाते। अलविदा। अनिंदिता सक्सेना ने हाथ हिलाया। अयान सक्सेना ने उसे कार में बिठाया और कार चलने ही वाली थी। वो कुछ बच्चे तो रोने से खुद को रोक नहीं सके। वो उसके रोने से अन्य बच्चे भी रोने लगे। वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि अयान सक्सेना और बाकी लोग चले जाएं। इन दिनों उनकी मनोरंजन गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध थीं। पहले वे मूल रूप से सभी तरह के विषयों का अध्ययन करते थे। यहाँ तक कि अगर आम बच्चों को भी परीक्षा देनी होती थी तो उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ती थी। उन्हें अन्य परिवारों के बच्चों के साथ साथ अपने परिवार के बच्चों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। आखिरकार परिवार के संसाधन असीमित नहीं हैं। अगर उन्हें एक बच्चे को दे दिया जाए तो दूसरे बच्चे के पास कम संसाधन होंगे। ये संसाधन कोई साधारण संसाधन नहीं है। यह एक राजनीतिक संसाधन है जिसकी जरूरत ऊपर चढ़ने के लिए होती है। अरे जियाउलिन और बाकी लोग कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? जियाउलिन, हम सभी बहुत अधिक आराम महसूस करते हैं। जियाउलिन के नेतृत्व में बच्चे खेलते समय कुछ सीख सकते हैं। उन्हें बाद में बुलाओ। बड़े लोगों ने भी इस बारे में बात की। वे अयान सक्सेना और अन्य लोगों को जाने देने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अच्छे शिक्षक तो मिल सकते हैं, लेकिन अयान सक्सेना जैसा मजबूत व्यक्ति उन्हें कहाँ मिलेगा? कुछ घंटों बाद अयान सक्सेना और उनकी टीम सुरक्षित लौट आए। डिंग डिंग। अयान सक्सेना ने ये हॉर्न को फोन किया। ये हॉर्न ने तुरंत फोन का जवाब दिया। बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बूढ़े, ये मेरी निजी रसोई 5 दिनों में खुल जाएगी। जो कोई भी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वह आपके पास आ सकता है। अयान सक्सेना ने कहा। ये हॉर्न, बॉस, मुझे कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और हाल ही में कई अमीर लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। मुझे सूची दे दो। ठीक है बॉस। जल्द ही ये होंग ने सूची भेज दी। अयान सक्सेना ने उनमें से कुछ को पता पुस्तिका में डाल दिया। डिंग डिंग। किसी से मिलने के 2 मिनट से भी कम समय बाद दूसरे पक्ष ने मुझे फोन किया। अयान सक्सेना ने कॉल का जवाब दिया और दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा, मिस्टर सक्सेना, कृपया 1 मिनट रुकें। मैं अभी परिवार के मालिक को कॉल सौंप दूंगा। आधे घंटे बाद एक नए व्यक्ति ने फोन उठाया। मिस्टर सक्सेना, मैं जैरेड हूँ, सीजर परिवार का मुखिया। नमस्ते श्रीमान जैरेड, अयान सक्सेना ने धीरे से कहा। जैरेड ने कहा, श्री सक्सेना, मिलान फार्मास्यूटिकल्स हमारे परिवार के अंतर्गत एक उद्योग है। आपने जिन दवाओं पर शोध किया है उनके कारण हमारे परिवार को बहुत सारा लाभ खोना पड़ा है। अयान सक्सेना ने आंखें सिकोड़ लीं। वह मिलान फार्मास्यूटिकल्स को जानता था। कुछ समय पहले फैली इन्फ्लुएंजा महामारी के लिए विशिष्ट दवा मिलान फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित की गई थी। अगर उन्होंने दवाएं विकसित नहीं की होती तो मिलान फार्मास्यूटिकल्स निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता था। मौजूदा मुनाफे का बड़ा हिस्सा उन्होंने और चीन ने कमाया है। ये दवा कई देशों को निर्यात की जाती है। तो क्या हुआ? अयान सक्सेना ने शांति से कहा। जैरेड, मिस्टर सक्सेना, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि मुझे चुना जाए और आपके द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट खाना खाऊं, या फिर मैं आपको होटल में खाना खिला सकता हूं। हमें बात करने की जरूरत है। अयान सक्सेना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें चर्चा करने लायक कुछ है। जैरेड, श्री सक्सेना, हमारा सीजर परिवार विभिन्न माध्यमों से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति को नियंत्रित करता है। मुझे लगता है कि हमारे लिए सहयोग करने का एक अवसर है। हमें बात करना बेहतर होगा। अयान सक्सेना आश्चर्यचकित था।
सीज़र परिवार बहुत अमीर है। 300 अरब रुपए बहुत हैं और उनकी संपत्ति वास्तव में 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचती है। इशिहारा परिवार, विट परिवार और अन्य सभी बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके पास केवल कुछ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। सीज़र परिवार की तुलना में उनकी संपत्ति थोड़ी अलग नहीं है। जैरेड, मैंने जो निजी रसोई खोली है उसके लिए लॉटरी की आवश्यकता है। बहुत से लोगों ने आरक्षण कराया है, इसलिए आपके चुने जाने की संभावना बहुत कम है। अगर बात करनी है तो चलो होटल में चलकर बात करते हैं, अयान सक्सेना ने धीरे से कहा। ठीक है मिस्टर सक्सेना, मैं चीन आ रहा हूँ। जैरेड ने फ़ोन रख दिया। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और श्री प्रदीप शर्मा को फ़ोन किया। श्री प्रदीप शर्मा, सीज़र परिवार के मुखिया जैरेड आ रहे हैं और वे मुझसे मिलना चाहते हैं। श्री प्रदीप शर्मा ने तुरंत कहा, श्री सक्सेना, हम सभी तैयारियां करेंगे और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। फ़ोन रखते ही श्री प्रदीप शर्मा ने अरुण राव को स्थिति की जानकारी दी। अरुण राव ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। सीज़र परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शक्तिशाली परिवार है और वह जानता है कि यह सीज़र परिवार खोपड़ी सोसाइटी का सदस्य है। सीज़र परिवार की संपत्ति 300 बिलियन डॉलर की है। जहां तक पूरी स्कल सोसाइटी की संपत्ति का सवाल है तो खुद स्कल सोसाइटी को भी नहीं पता कि उनके पास कितनी संपत्ति है। बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए, आखिरकार खोपड़ी सोसाइटी में काफ़ी सदस्य हैं और उनमें से सभी ईमानदारी से अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगे। नेताजी, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। अरुण राव ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी। उसकी रिपोर्ट सुनने के बाद बॉस ने कहा, जिया ज्ञान, तुम्हें बस सुरक्षा का अच्छा काम करना है। जियाउल्लिन एक चतुर आदमी है और वह बाकी कामों को संभालना जानता है। बेहतर नेतृत्व। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। जैरेड यहाँ है। उनके साथ मिलान बायोटेक्नोलॉजी के जोसेफ भी थे। अध्याय 434, प्रलोभन और धमकी। अयान सक्सेना होटल के रिसेप्शन हॉल में पहुंचे। जब जोसेफ ने अयान सक्सेना को अंदर आते देखा तो उसने उसे अप्रिय दृष्टि से देखा। जैरेड खड़ा हो गया। उन्होंने अयान सक्सेना से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, मिस्टर सक्सेना, मैं जैरेड हूँ, सीज़र परिवार का मुखिया। मिस्टर सक्सेना, आपने इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, ये वाकई ईर्ष्या करने लायक है। मास्टर जैरेड, आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, क्या बात है? अयान सक्सेना ने पूछा। उसने यूसुफ से हाथ नहीं मिलाया, जो कि यूसुफ चाहता था। जोसेफ नाखुश था क्योंकि अयान सक्सेना ने उसकी पैसा कमाने की क्षमता को प्रभावित किया था। मिलान बायोफार्मास्यूटिकल्स के पीछे सीज़र परिवार का हाथ है और जोसेफ की भी कंपनी में काफ़ी हिस्सेदारी है। मिस्टर सक्सेना, क्या आप स्कल क्लब को जानते हैं? जैरेड बैठ गया और मुस्कुराते हुए पूछा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में समझ नहीं पाया। जैरेड ने कहा, मैं स्कल सोसाइटी का सदस्य हूँ। स्कल सोसाइटी के सदस्य पूरी दुनिया में हैं। स्कल सोसाइटी का हर सदस्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम विशाल धन संपत्ति और बहुत सारे मीडिया पर नियंत्रण रखते हैं और हम केवल एक विचार से ही किसी देश को उखाड़ फेंक सकते हैं। एक नया देश बनाना पूरी तरह संभव है। अयान सक्सेना का चेहरा शांत था। तो क्या हुआ? जैरेड ने कहा, आप संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। क्या होगा यदि मैं आपको खोपड़ी में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करूं? यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर जैरेड, मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। जैरेड ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप अपने देश में एक साधारण व्यक्ति ही हैं। आपके देश का शीर्ष वे लाल परिवार हैं। यदि आप स्कल एंड हेड सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं तो आपका वैश्विक प्रभाव होगा। तुम किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं रहोगे। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। मैं अब ठीक हूँ। जैरेड ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। उसने एक क्षण सोचा और बोला, मिस्टर सक्सेना, लगता है कि मैंने जो चिप्स दिए थे वे पर्याप्त भारी नहीं थे। मिस्टर सक्सेना, दुनिया में अभी भी कुछ जगहों पर राजा हैं। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? जब तक आप स्कल एंड हेड सोसाइटी में शामिल होते हैं, हम आपको यूरोप या अफ्रीका में एक छोटा देश बनाने में मदद कर सकते हैं और आप उस देश के राजा बन सकते हैं। अयान सक्सेना कंकाल उसकी मदद करने को तैयार था, जिससे वास्तव में पता चला कि वह बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार था। ऐसे वादे किए गए हैं। मिस्टर सक्सेना, भले ही आप अपने लिए ऐसा न करें, आपको अपने लिन परिवार के वंशजों के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप राजा बन जाते हैं तो आपका बेटा भविष्य में राजकुमार होगा। आपकी बेटी अनिंदिता सक्सेना भविष्य में मास्टर बनेगी। शुरू में क्षेत्र छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी क्षमता के साथ मेरा मानना है कि क्षेत्र का विस्तार जारी रह सकता है। जैरेड ने बहकाना जारी रखा। अयान सक्सेना चुप रहे। जैरेड, मिस्टर सक्सेना, अगर आप राजा बन जाते हैं तो भी आप चीन के साथ दोस्ताना तरीके से मिलजुल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी चीन को एक और कट्टर समर्थक मिल जाएगा। अयान सक्सेना की आंखों में चमक थी।
खोपड़ी सोसाइटी पहले उसे चीन से अलग करना चाहेगी और फिर वे उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए विभिन्न तरीके आजमाएंगे। आप लोगों का विचार अच्छा है, अयान सक्सेना ने बात की। जैरेड की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, मुझे भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। ये तुम्हारे और चीन दोनों के लिए अच्छा है। अगर तुम स्कल सोसाइटी में शामिल हो जाओ तो हमें दुश्मन नहीं बनना पड़ेगा। अयान सक्सेना, मुझे लगता है कि यूरोप बहुत दूर है और अफ्रीका बहुत दूर और गरीब है। मुझे ये पसंद नहीं है। एक जगह है जो मुझे पसंद है, उस जगह की आबादी कम है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जैरेड ने जल्दी से पूछा, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। जैरेड, उनके मुंह का कोना फड़क उठा। मिस्टर सक्सेना, मजाक मत करो। ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा देश नहीं है। इसका भूभाग इतना बड़ा है कि हम आपको एक छोटा देश बनाने में ही मदद कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है, लेकिन इसकी जनसंख्या केवल 20 मिलियन के आसपास है, जो लगभग एक छोटे देश के बराबर है। जब तक आप इसे पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं, मैं तुरंत सहमत हो जाऊंगा। जोसेफ ने व्यंग्य करते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, यह असंभव है। आप दिन के उजाले में इतना सुंदर सपना कैसे देख सकते हैं? आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राजा बनेंगे? अयान सक्सेना ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। संयुक्त राज्य अमेरिका भी ठीक है। जोसेफ, जैरेड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, हम यहाँ ईमानदारी से आए हैं और हम आपको उदार शर्तें दे रहे हैं। जो लोग स्कल सोसाइटी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करना होगा। भले ही आप लंबे समय तक आवेदन करते रहें, फिर भी आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि यूरोप और अफ्रीका बहुत दूर हैं, तो रयूकू के बारे में क्या ख्याल है? हम आपको वहाँ का राजा बना सकते हैं। वह स्थान आपके देश का एक जागीरदार राज्य हुआ करता था। अयान सक्सेना आश्चर्यचकित था। यहाँ तक कि रयूकू को भी बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी जानता है कि वे अब पहले द्वीप श्रृंखला को नियंत्रित नहीं कर सकते। रयूकू, अगर आपने यह बात 10 साल पहले कही होती तो शायद मैं सहमत हो जाता, लेकिन अब रयूकू का कोई मतलब नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि यह अभी भी ऑस्ट्रेलियाई है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। जैरेड ने गहरी आवाज में कहा, हमारी पूरी स्कल सोसाइटी की कुल संपत्ति 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो हम दुश्मन बन सकते हैं। क्या तुम सच में हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? मेरे प्रशंसकों में से एक शीर्ष हैकर है। वह बहुत कुशल है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे डर है कि वह पागलों की तरह जवाबी हमला करेगा। किसी समय आपके बैंक में जमा धन विश्व भर में प्रवाहित हो सकता है। आप दिवालिया हो सकते हैं। जैरेड का चेहरा थोड़ा बदल गया। अयान सक्सेना, जिस शीर्ष हैकर की आप बात कर रहे हैं, वह आप ही हैं, है ना? जोसेफ ने तीखी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, बकवास मत करो। अगर बकवास करोगे तो सावधान रहना कि मेरा फैन तुम्हारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा और तुम्हारी कंपनी की सारी गोपनीय जानकारी उजागर कर देगा। यदि आप कानून तोड़ते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जोसेफ का चेहरा बदल गया। उसने बहुत सारे गैरकानूनी काम किए हैं। जैरेड, मिस्टर सक्सेना, हम आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते। कृपया मेरी बात पर गौर करें। क्या सुश्री रोशनी मेहरा के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है? एक पिता के रूप में क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में वह राजकुमार बने? भविष्य में आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है। यदि आप जीवित हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। यदि आप मर जाते हैं तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके परिवार की संपत्ति किसी और द्वारा नहीं लूटी जाएगी? ये कहकर जैरेड खड़ा हो गया। तुमने हमारे सीजर परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम स्कल सोसाइटी में शामिल हो जाते हो तो हम तुम में से एक होंगे और हम नुकसान का जिक्र नहीं करेंगे। अगर तुम शामिल नहीं होते हो तो हम भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अयान सक्सेना काफी कमाल के हैं। विशेषकर हैकिंग कौशल बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन जैरेड को इस बात का डर नहीं है। सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अयान सक्सेना हैकिंग का सहारा नहीं लेता, अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। मिस्टर सक्सेना, जीक्सी बहुत प्यारी है। आपको सबसे पहले अपने प्रशंसक से बात करनी चाहिए और उसे हैकर रणनीति का उपयोग करना बंद करने के लिए कहना चाहिए। अन्यथा कुछ लोग नाराज हो जाएंगे और उनका गुस्सा आपके परिवार पर निकल सकता है। जोसेफ ने चेतावनी दी। टकराना। अयान सक्सेना ने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ जोसेफ के बूढ़े चेहरे पर पड़ा। टकराना। कई लोग दरवाजे के बाहर से दौड़कर अंदर आए। इनमें जैरेड के अंगरक्षक और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सदस्य भी शामिल थे। जोसेफ ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मिस्टर सक्सेना? अयान सक्सेना ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप मेरे परिवार को धमकाते हैं तो मैं आपको हल्के से मारूंगा। यदि आपने मुझे फिर से धमकाने की हिम्मत की तो आप मर जाएंगे।
आप? अयान सक्सेना ने जेरेड की ओर देखा। मिस्टर जेरेड, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो पूरी स्कल सोसाइटी मुश्किल में पड़ जाएगी। आप सीजर परिवार प्रथम हैं। अध्याय 435 खोपड़ी सोसाइटी की कार्रवाइयाँ। जेरेड का चेहरा उदास था। उनके परिवार की संपत्ति 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जितनी है और वह स्कल सोसाइटी के मुख्य सदस्यों में से एक हैं। उन्हें पहले कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा। जोसेफ उसके साथ यहाँ आया था और जब अयान सक्सेना ने जोसेफ को थप्पड़ मारा तो यह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान था। अयान सक्सेना, क्या तुम हमारी पूरी स्कल सोसाइटी को निशाना बनाने की हिम्मत रखते हो? जेरेड ने अपनी आंखों में ठंडी रोशनी चमकाते हुए कहा। अयान सक्सेना ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों नहीं? मैं तब तक किसी को नाराज नहीं करूंगा जब तक कि वे मुझे नाराज न करें। अगर कोई मुझे नाराज करता है तो वह उसका 10 गुना बदला चुकाएगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आपके पास क्या षड्यंत्र है, चाहे वह दूसरों को पैसा देना हो या दूसरों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना हो। जब तक मेरा परिवार और दोस्त परेशानी में हैं, आपके पास बच निकलने का कोई मौका नहीं होगा। जोसेफ ने तीखी आवाज में कहा, मिस्टर सक्सेना, क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि तोसाकुरा को निशाना बनाने वाले हैकर आप ही हैं? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरा प्रशंसक एक कट्टर प्रशंसक है। उसने कहा कि अगर मैं मुसीबत में पड़ गया तो वह मेरा गुस्सा निकालने में मेरी मदद जरूर करेगा। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसे मना नहीं सकता। जेरेड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, आपको मेरी कही बात पर विचार करना चाहिए। चलिए। हालांकि वे कुछ अंगरक्षक लेकर आए थे, लेकिन उनकी संख्या अयान सक्सेना की सुरक्षा कर रहे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों के बराबर नहीं थी। इसके अलावा उनके अंगरक्षक बंदूक लेकर नहीं आ सकते। अयान सक्सेना की सुरक्षा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों के पास सभी बंदूकें होनी चाहिए। इस समय संघर्ष जारी रखना उनके लिए बुरा होगा। बॉस, अयान सक्सेना बहुत घमंडी है। जब वे कार में बैठे तो जोसेफ ने गुस्से से कहा, अगर उसने मुझे सम्मान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने तुम्हें भी सम्मान नहीं दिया। जेरेड, तुम्हें अंत में वे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। बॉस, मुझे डर है कि वह परेशानी पैदा करने के लिए हैकिंग तकनीकों का उपयोग करेगा, इसलिए मैंने उसे धमकाने के लिए उसके परिवार का उपयोग करने के बारे में सोचा। जोसेफ ने अपने दांत पीस लिए। जेरेड ने गहरी आवाज में कहा, चलो पहले होटल चलते हैं और अयान सक्सेना के सोचने का इंतजार करते हैं। हो सकता है कि जब वह इस बारे में कुछ समझ जाए तो वह हमसे संपर्क करके स्कल सोसाइटी में शामिल हो जाए। अगर वह शामिल हो जाता है तो मैं फिलहाल उससे परेशान नहीं होऊंगा। जोसेफ ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना को स्कल सोसाइटी में शामिल होने के लिए राजी करना उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जब तक अयान सक्सेना बहुत ज्यादा कीमत नहीं मांगता, तब तक वे सहमत हो जाएंगे, भले ही वह कुछ और मांगे। अगर अयान सक्सेना चीन छोड़कर राजा बनना चाहेगा तो उसकी योग्यता चीन की उत्पादन क्षमता से अलग हो जाएगी। स्कल सोसाइटी धीरे धीरे अयान सक्सेना की तकनीक हासिल करने में सक्षम हो सकती है। अयान सक्सेना घर लौट आया। क्या हाल है, बूढ़े आदमी? सोफे पर बैठी रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की ओर देखा और कहा, वह आज शनिवार को काम पर नहीं गई। पिताजी, मैं चित्र बना रहा हूँ। बालकनी से अनिंदिता सक्सेना की मधुर आवाज गूंजी। अयान सक्सेना ने ऊंची आवाज में कहा, शीशी, पेंटिंग करती रहो। पिताजी बाद में आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारी पेंटिंग कैसी चल रही है। यह कोई बहुत सुखद बातचीत नहीं थी। अयान सक्सेना रोशनी मेहरा के पास आए और बोले। रोशनी मेहरा का दिल बैठ गया। बूढ़े, तुम दुखी क्यों हो? अयान सक्सेना, सीजर परिवार अमीर है और उनके पीछे स्कल सोसाइटी है। वे मुझे स्कल सोसाइटी में भर्ती करना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वे मुझे एक देश बनाने में मदद करेंगे। रोशनी मेहरा, बूढ़े आदमी, उनके झूठ पर विश्वास मत करो। अयान सक्सेना, ये झूठ होगा। अपनी क्षमता से वे मुझे 100,000 या 200,000 की आबादी वाला एक छोटा सा देश बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे सिसी और डोंगडोंग पर विचार करने को कहा और कहा कि मेरे मरने के बाद वे संपत्ति नहीं रख पाएंगे। रोशनी मेहरा ने अपने पेट को छुआ। बूढ़े आदमी, भविष्य में हमें ये परेशानी नहीं होगी, है ना? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरी प्राकृतिक मृत्यु में 1 दशक से भी अधिक समय लगेगा। मेरे लिए 150 साल तक जीना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जिक्सी और डोंगडोंग दोनों में अच्छी मार्शल आर्ट प्रतिभा है। वे भविष्य में शक्तिशाली मार्शल कलाकार बन सकते हैं। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। उसने खुशी से कहा, बूढ़े आदमी, डोंगडोंग की मार्शल आर्ट प्रतिभा भी बहुत अच्छी है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अध्ययन कक्ष में जा रहा हूँ। मुझे डायरेक्टर जू को फोन करना है। कृपया मुझे ये बताएं। पति जी, आगे बढ़िए। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गए और अरुण राव को बुलाया। मिस्टर सक्सेना, मैंने सुना है कि आप लोगों के बीच अप्रिय बातचीत हुई। जल्द ही अरुण राव की आवाज आई।
अयान सक्सेना, मंत्री अमित सिंह, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। उन्होंने मुझे एक देश बनाने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस समय हमारे बीच थोड़ी असहमति है। अरुण राव के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। अयान सक्सेना को देश बनाने में मदद करना एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। असहमति कितनी बड़ी है? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर मैं ryukyu पा लूं तो मैं ryukyu का राजा बन जाऊंगा। मैं इससे कैसे सहमत हो सकता था? ryukyu एक छोटी सी जगह है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा था। उन्हें इससे थोड़ी परेशानी है। अरुण राव, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में क्यों नहीं पूछते? अयान सक्सेना, मैंने उनसे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी ठीक है, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। मैं बस उन्हें वापस जाकर इस बारे में सोचने का मौका दे सकता हूँ। मिस्टर सक्सेना, आपके बीच झगड़ा क्यों हुआ? अरुण राव ने पूछा। अयान सक्सेना, जोसेफ ने मेरे परिवार को धमकी दी, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा और उसे थोड़ा सबक सिखाया। अरुण राव ने एक क्षण सोचा और कहा, श्री सक्सेना, यदि आपका कोई विवाद है तो ऑस्ट्रेलिया में खनिज वार्ता में समस्या हो सकती है और संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। मैं इसकी देखभाल करूंगा। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। अरुण राव सही थे। कुछ समय बाद ही अयान सक्सेना को खबर मिली कि खनिज खरीद में गड़बड़ियां हैं। डिंग डिंग, अयान सक्सेना ने जैरेड को फोन किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई और जैरेड ने कहा, मिस्टर सक्सेना, क्या आपने इस पर विचार किया है और हमारे सुझाव को स्वीकार कर लिया है? आप राजा बनकर अभी की तुलना में कहीं अधिक सहज महसूस करेंगे। अयान सक्सेना ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर जैरेड, मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। मेरा प्रशंसक नाराज है और वह कल आपके बैंकिंग सिस्टम को सरप्राइज देने वाला है। मुझे नहीं पता कि आश्चर्य क्या था। जैरेड का चेहरा बदल गया। जब जापानी बैंकिंग प्रणाली पर हमला हुआ तो जापानी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। पूर्वी सकुरा का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत छोटा है। यदि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में कोई समस्या है तो प्रभाव निश्चित रूप से अधिक गंभीर होगा। खरबों डॉलर का नुकसान पूरी तरह संभव है। श्री जैरेड, आपको अपने वरिष्ठों को याद दिलाना होगा कि यदि आपकी बैंकिंग प्रणाली में कोई समस्या है तो इसका वैश्विक वित्त पर प्रभाव पड़ेगा और चीन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं सचमुच ऐसा होते नहीं देखना चाहता। अयान सक्सेना ने गंभीरता से कहा। जैरेड, वह अयान सक्सेना द्वारा ऑस्ट्रेलिया में खनिज पदार्थों की खरीद के बारे में जानता था और वह ये भी जानता था कि उच्च अधिकारियों ने उस खरीद को रोकने के लिए उस पर दबाव डालने के लिए कार्रवाई की थी। श्री सक्सेना, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जैरेड ने दांत पीस लिए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। हालांकि यह स्थिति दीर्घावधि में हमारे देश के लिए अच्छी है, लेकिन अल्पावधि में इसका चीन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं निश्चित रूप से उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। जैरेड का चेहरा उदास था। अयान सक्सेना उसे धमका रहा था। यदि वे अयान सक्सेना को खनिज खरीदने से रोकते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अयान सक्सेना ने डोंगबिंग इंटरनेशनल बैंक प्रणाली को निशाना बनाने का साहस किया, तो फिर वह अमेरिकी बैंक प्रणाली को निशाना क्यों नहीं बना सकता? राष्ट्रपति जी, मैंने अभी अयान सक्सेना से फोन पर बात की है। जैरेड ने स्कल सोसाइटी के अध्यक्ष को स्थिति के बारे में बताया। स्कल सोसाइटी के पास बड़ी मात्रा में बैंक परिसंपत्तियां हैं। अध्याय 436, भविष्य में घर पर एक खदान होगी। ये सुनकर स्कल सोसाइटी के अध्यक्ष एल्बर्ट के माथे पर बल पड़ गए। अकेले उनके बैंक की संपत्ति 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। अगर बैंक को निशाना बनाया गया होता तो अनुमान है कि बैंक को कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ होता और उसकी शेष संपत्तियों को भी भारी नुकसान होगा। वह अमीर था, लेकिन वह इतना बड़ा नुकसान सहन नहीं कर सका। अयान सक्सेना ने बस इतना ही कहा। एल्बर्ट ने पूछा, जिया ये दे राष्ट्रपति जी। अयान सक्सेना ने बस इतना ही कहा। उसने यह नहीं कहा कि वह रहस्यमय हैकर है, लेकिन 90% संभावना है कि हैकर वही है। एबर्ट ने आगे पूछा, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हमारे लिए ऑस्ट्रेलियाई लौहायस्क न ला सकें? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही। जिया याइड। एल्बर्ट आगे पीछे घूमता रहा। जय, अगर हम समझौता नहीं करते तो क्या संभावना है कि वह कोई कार्रवाई करेगा? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति 100% सही हैं। उन्होंने पूर्वी सकुरा देश को इस तरह से निशाना बनाया और पूर्वी सकुरा देश के 4 अति धनवान लोगों की हत्या पर इनाम भी रखा। वह बहुत साहसी हैं। जिया लिदे समय में जम गई है। एल्बर्ट ने चुपके से भौहें सिकुड़ी। स्कल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उनके पास बहुत शक्ति है और वे पीछे हटने के लिए अनिच्छुक हैं, लेकिन पद पर बने रहने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। अगर अयान सक्सेना ने सचमुच ऐसा किया होता तो वे क्या करते?
क्या अमेरिका अब भी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चीन में लोगों को भेज सकता है, या फिर उसने अयान सक्सेना के रिश्तेदारों की हत्या करने के लिए लोगों को भेजा था? ये बहुत अच्छा होगा अगर अयान सक्सेना को मार दिया जाए, और अगर अयान सक्सेना के रिश्तेदारों को मार दिया जाए तो अयान सक्सेना पागल हो जाएगा और हमला कर देगा। उनका नुकसान निश्चित रूप से बहुत अधिक होगा। वे अयान सक्सेना से लाभ प्राप्त करना चाहते थे, अयान सक्सेना के साथ मरना नहीं। ये स्पष्ट है। आइए इस बार अयान सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई को अस्थायी रूप से स्थगित कर दें, एल्बर्ट ने गहरी आवाज में कहा। जेडे ने राहत की सांस ली। अगर उनमें लड़ाई शुरू होती है तो अयान सक्सेना उसे निशाना बनाने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है। जल्द ही एल्बर्ट और कुछ अन्य लोग बोलने लगे। ऑस्ट्रेलिया पर अमेरिकी दबाव चुपचाप हटा लिया गया। डिंग डिंग, अयान सक्सेना को अरुण राव का फोन आया। श्री सक्सेना, अच्छी खबर है, खदान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। कमांडर जू, जल्दी करो और इसे अंतिम रूप दो, अयान सक्सेना ने ठहाका लगाया। अरुण राव, मिस्टर सक्सेना, आपने क्या किया? नहीं, शायद उन्हें इसका पता चल गया है। अरुण राव, उन्होंने कुछ ही घंटों में इतनी जल्दी यह बात समझ ली, लेकिन चूंकि अयान सक्सेना ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उनका मानना था कि अयान सक्सेना ने जो किया उससे देश के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अयान सक्सेना ऐसे व्यक्ति होते तो वे इतनी उदारता से देश को इतनी सारी टेक्नोलॉजी मुफ्त में नहीं देते। एक सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। अरुण राव ने पुनः फोन किया। श्री सक्सेना, खदान कुल 400 अरब रुपए में खरीदी गई है, जिसमें 100 अरब रुपए का अग्रिम भुगतान शामिल है। शेष 300 बिलियन का निपटान 10 वर्षों में किया जाएगा। अयान सक्सेना ने आश्चर्य से पूछा, मिस जू, आपने इतनी सारी खरीदी? वे सिर्फ 30 साल के लिए खनन अधिकार चाहते हैं। इतनी रकम बहुत सारे लौह-अयस्क के खनन अधिकार पाने के लिए पर्याप्त है। अयान सक्सेना ने शुरू में अनुमान लगाया था कि उनके पास डाउन पेमेंट के तौर पर सिर्फ 100 बिलियन डॉलर हैं, और अगर उन्हें 300 बिलियन डॉलर की खदानें मिल जाएं तो यह अच्छा रहेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें 400 बिलियन डॉलर की खदानें मिल गईं। जू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा देश मजबूत है और हम उनके साथ अन्य शर्तों पर बातचीत करने में सक्षम थे। हमने दृढ़ रुख अपनाया और वे अंततः सहमत हो गए। श्री सक्सेना, बधाई। यद्यपि ये खदानें आपके लिए अचानक आपदाएं नहीं ला सकती, फिर भी वे निश्चित रूप से आपको बहुत स्थिर लाभ दिला सकती हैं। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, अब से मेरे परिवार के पास खदान होगी, लेकिन दुर्भाग्य से हमें लौह-अयस्क सीधे प्राप्त करने के बजाय केवल 30 वर्षों के लिए खनन अधिकार मिलेगा। बॉस जू, आप लोग प्रबंधन का ध्यान रखें। मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, मेरे पास ऐसे बच्चे की देखभाल करने का समय नहीं है। जू यांग ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या यह अभी भी अनिंदिता है? ये 400 अरब डॉलर का बड़ा सौदा है। मिस्टर सक्सेना, हम इसका ध्यान रखेंगे। इतना कहकर अरुण राव ने फोन रख दिया। ऊंट प्रदेश में एक मालवाहक जहाज धीरे धीरे तट के पास पहुंचा। राजकुमार हेल गोदी पर पहुंचे और मालवाहक जहाज को उत्साह से देखने लगे। मालवाहक जहाज पर बड़ी संख्या में नए ड्रोन लदे हैं। नए ड्रोन बहुत बड़े हैं और उनमें सेलुलर सिस्टम है, इसलिए एक बार में बहुत सारे ड्रोन हवाई मार्ग से नहीं भेजे जा सकते। समुद्री मालवाहक जहाजों से उन्हें भेजना सबसे किफ़ायती है। समय हर सेकंड बीतता है। कंटेनरों को एक एक करके उतार दिया गया। हेल ने तुरंत उनमें से एक को खोलने का आदेश दिया। यहाँ 2 छत्ते प्रणालियाँ स्थापित हैं। प्रत्येक छत्ता प्रणाली में 16 बड़े ड्रोन होते हैं। शेख हैदर ने उसे ध्यान से देखा। प्रत्येक हाइव प्रणाली में प्रत्येक तरफ 8 कोशिकाएं होती हैं और एक क्लिक से 16 ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। उन्हें ले जाओ, शेख हैदर ने आदेश दिया। जल्द ही 2 ट्रक एक एक मधुमक्खी का छत्ता ले गए। शेख हैदर परीक्षण स्थल तक गए। वह छत्ते के कंट्रोल पैनल पर पहुंचा। कंट्रोल पैनल पर 1 से लेकर 16 तक की संख्याएं लिखी थीं। वह जिस भी संख्या को दबाता उससे ये तय होता कि कितने विमान लॉन्च किए जाएंगे। शेख हैदर ने एक बटन दबाया। पफ, मात्र 2 सेकंड में ही एक ड्रोन बाहर निकल गया। ड्रोन जल्दी से खुल गया और हवा में मडरा गया। हेल ने स्मार्ट चश्मा पहना था जिससे वह इसे नियंत्रित कर सका। नए ड्रोन आकार में बड़े हैं और उनकी हस्तक्षेप रोधी क्षमताएं, धीरज, वहन क्षमता आदि मूल छोटे ड्रोनों की तुलना में काफी बेहतर हैं। जब रेड मून संगठन के सदस्य अधिक गहराई में छिप गए तो उनके मूल छोटे ड्रोन कम प्रभावी हो गए। नए ड्रोन के साथ यह अधिक सुविधाजनक है। वे शत्रु की सीमा के पीछे हवाई मार्ग से छत्ते को गिरा सकते हैं तथा छत्ते के जमीन पर गिरने से पहले उसे गिराने के लिए ड्रोन को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। महान, इसकी सहनशक्ति बहुत बेहतर है और हस्तक्षेप का विरोध करने की क्षमता पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। परीक्षण के बाद हेल बहुत संतुष्ट थे। डिंग डिंग, शेख हैदर ने अयान सक्सेना को बुलाया। प्रिय लिन, आपने जो नया ड्रोन भेजा था वह हमें मिल गया है। ये बहुत अच्छा है। हम कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे। शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना, हेयर, आपको अभी अभी यह मिला है,
और यह अभी तैयार नहीं है। क्या आप नया ऑर्डर करने जा रहे हैं? आपके पास अभी जो है वह कुछ समय के लिए आपके लिए पर्याप्त है। शेख हैदर ने कहा, लिन, तुम्हें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बड़ा शाही परिवार हैं, अगर हम इसे विभाजित कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा छत्ता हो? अयान सक्सेना, कितना चाहिए तुम्हें? शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहले जैसा ही है। लिन, मैं बाद में आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसलिए आप लोग उत्पादन पर ध्यान दें। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। लाभ एक छोटा लक्ष्य भी हो सकता है। लिन, आपकी सॉलिड स्टेट बैटरियां आ गई हैं। आप उन्हें ड्रोन में कब लगाएंगे? हम पूरी तरह से उच्च कीमत स्वीकार कर सकते हैं। शेख हैदर रोड, यदि ठोस अवस्था वाली बैटरियां लगाई जाएं तो वजन कम हो जाएगा, बैटरी की क्षमता अधिक होगी तथा ड्रोन की उड़ान का समय भी अधिक होगा। अयान सक्सेना, फिलहाल हम निर्यात संस्करण में सॉलिड स्टेट बैटरी नहीं लगाएंगे। नए ड्रोन की क्षमता पहले से ही अच्छी है। सैन्य ड्रोन में सॉलिड स्टेट बैटरियां लंबे समय से लगाई जाती रही हैं। सभी मौजूदा छोटे ड्रोन में सॉलिड स्टेट बैटरियां लगी होती हैं। इस तरह उड़ान का समय बहुत लंबा हो जाता है। सभी लक्ष्यों के लिए बड़े ड्रोन की आवश्यकता नहीं होती। अयान सक्सेना की योजना एक माइक्रो ड्रोन विकसित करने की भी है। सिकुड़ने पर यह केवल मुट्ठी के आकार का होता है। इसके लिए बहुत दूर तक उड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 या 3 किलोमीटर ही पर्याप्त है। बस इसमें 20 से 30 ग्राम विस्फोटक डाल दीजिए। एक सैनिक के लिए इस तरह के ड्रोन से निपटना पूरी तरह से पर्याप्त है। रोटर्स को फैलाकर भी 1 क्यूबिक मीटर में दर्जनों ड्रोन रखे जा सकते हैं, इसलिए सिस्टम में सैकड़ों हजारों ड्रोन रखने के लिए पर्याप्त स्थान है। लिन, हम और अधिक पैसा कमा सकते हैं। शेख हैदर रोड, अयान सक्सेना ने कहा, चाहे आप मुझे कितना भी पैसा दें, मैं किसी से बंदरगाह खरीदने के लिए कहूँगा। अगर हम इस संबंध में सहयोग पर पहुंच सकते हैं तो शायद मैं आपको कुछ बेच सकता हूं। शेख हैदर की आंखें चमक उठीं। मिस्टर सक्सेना, क्या आप पोर्ट खरीद रहे हैं? हम बेचते हैं। आप चीनियों को कम से कम बंदरगाह की सुरक्षा के लिए कुछ लोग तो भेजने चाहिए। अध्याय 437, सुरक्षा कंपनी की स्थापना। अयान सक्सेना को शेख हैदर नियंत्रित नहीं कर सका। क्या उन लोगों और चीनी लोगों की सोच में इतना बड़ा अंतर है? शेख हैदर, क्या आपको इस बारे में दूसरों से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है? अयान सक्सेना ने पूछा। फ़ोन पर दूसरी तरफ से शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, एक ऐसी चीज़ है जिससे दोनों दुनियाओं का भला हो सकता है। मैं अपने पिता को इसके बारे में बताऊंगा और वे ज़रूर सहमत होंगे। ऐसा लगता है कि शेख हैदर पोर्ट को अयान सक्सेना को बेचकर एक तो हम ज़्यादा शक्तिशाली ड्रोन हासिल कर सकते हैं, दूसरे पोर्ट को बेचकर चीन का संरक्षण भी हासिल कर सकते हैं। इससे चीन के साथ व्यापारिक सहयोग भी मजबूत हो सकता है। यह एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है। जहां तक राष्ट्रीय संप्रभुता और इस तरह की बातों का सवाल है, क्या यह महत्वपूर्ण है? अमेरिका के पास अब यहाँ 3 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें 3000 अमेरिकी सैनिक हैं। वे लंबे समय से अमेरिका को नियंत्रित करने और उसे संतुलित करने की शक्ति चाहते थे, लेकिन चीन पहले ऐसा नहीं कर पाया था। खांसी, हेयर, मैं पहले अपने वरिष्ठों से इस बारे में चर्चा करूंगा। अयान सक्सेना, शेख हैदर ने तुरंत कहा, मिस्टर सक्सेना, आप एक नागरिक हैं। बंदरगाह की आपकी खरीद का आपके देश से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आपका देश वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका से डरता नहीं है। अयान सक्सेना, मैं इस बारे में उच्च अधिकारियों से चर्चा करूंगा और आप अपने पिता से भी बात कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे खुश हूँ। कुआं, मिस्टर सक्सेना, मैं आपकी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद अयान सक्सेना थोड़ा उलझन में था। वह भावुक हो गया था और आश्चर्य की बात यह थी कि हेल उत्साहित था। कुछ देर सोचने के बाद अयान सक्सेना ने मिस्टर मेहता को फ़ोन किया। इस कॉल का उत्तर सचिव ली ने दिया। वह हम लोगों के फ़ोन का जवाब देते और दूसरे पक्ष से मिलने का समय तय करते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह अयान सक्सेना का फ़ोन है, तो मिस्टर मेहता के सचिव ने दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में प्रवेश किया। मिस्टर मेहता, यह मिस्टर सक्सेना का फ़ोन नंबर है। सचिव ने आदरपूर्वक फ़ोन श्री मेहता को सौंप दिया। सचिव के जाने के बाद श्री मेहता ने फ़ोन उठाया। अर्जुन सक्सेना, ये बहुत कम हुआ कि आपने मुझे फ़ोन किया। क्या बात? अयान सक्सेना, मिस्टर मेहता, आप जानते हैं कि हमने बंदरगाहों में निवेश किया है न? क्यों न हम कैमल कंट्री से एक बंदरगाह खरीद लें? श्री मेहता ने इस पर विचार किया। अर्जुन सक्सेना, मैं बंदरगाह में आपके निवेश के बारे में जानता हूँ। यदि हमारा देश कैमल कंट्री से बंदरगाह खरीदता है तो इससे अनावश्यक तनाव पैदा होगा और यह इस समय उचित नहीं है। यदि ये केवल आप ही हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी समस्या है। बंदरगाह पर बाद में उत्पन्न सुरक्षा मुद्दों के संबंध में अयान सक्सेना बड़ी समस्या आने पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वह छोटी समस्याओं को हल करने के लिए हैकिंग विधियों का उपयोग नहीं कर सकता।
बंदरगाह पर इतने सारे लोग और इतने सारे जहाज होने के कारण हर दिन बहुत सी छोटी छोटी बातें और संघर्ष होना स्वाभाविक है। अयान सक्सेना, मिस्टर मेहता, हमारे यहाँ कई सेवानिवृत्त सैनिक हैं। क्या सेवानिवृत्ति के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए? ये सच है लीलाओयू। देश स्वाभाविक रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करेगा, लेकिन देश की वास्तविक स्थिति को देखते हुए उनके लिए समान व्यवहार प्राप्त करना असंभव है। अयान सक्सेना, मिस्टर मेहता, क्या मैं विदेश में एक सुरक्षा कंपनी खोलूं? हम केवल अपने देश के अनुभवी लोगों को ही भर्ती करेंगे और निश्चित रूप से उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। श्री मेहता ने इस पर विचार किया। अयान सक्सेना के भविष्य में कई बंदरगाह और खदानें होंगी, इसलिए वास्तव में मांग है। आप कितने लोगों को भर्ती करना चाहते हैं? श्री मेहता ने पूछा। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, पहले 10,000 लोगों की भर्ती करें। पफ। श्री मेहता चाय पी रहे थे, तभी उनके मुंह से निकला, अर्जुन सक्सेना, तुमने क्या कहा? तुम सीधे 10,000 लोगों की भर्ती करने जा रहे हो? अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, मिस्टर मेहता, क्या कोई समस्या है? 10,000 लोग, जिनका औसत वेतन 5 लाख है, ये 5 अरब है। साथ ही अन्य अनुमानों के अनुसार ये 10 अरब से अधिक नहीं होगा। मैं कुछ सुरक्षा व्यवसाय करके कुछ पैसे कमा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी समस्या है। श्री मेहता, अर्जुन सक्सेना, एक सुरक्षा एजेंट के रूप में क्या आप पैसा कमाने की योजना नहीं बना रहे हैं? अयान सक्सेना ने कहा, मैं पैसा कमाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैंने ये सुरक्षा कंपनी अपने व्यवसाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की है कि विदेश में मुझे कुछ हद तक डर न लगे। किसी को भी मुझे निशाना बनाने की हिम्मत मत करने दो। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपको उसे खर्च करना ही पड़ता है। सुरक्षा पर थोड़ा पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। श्री मेहता ने हल्की खांसी करते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, 10,000 लोग बहुत ज्यादा हैं। मुझे इस मामले पर दूसरों से चर्चा करनी होगी। ठीक है मिस्टर मेहता। कुछ ही समय बाद श्री मेहता और कई अन्य बड़े लोग एकत्र हुए। सुरक्षा बल बनाने के लिए 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों की भर्ती करें। श्री झांग आश्चर्यचकित हुए। श्री जियांग, यदि ये लोग अफ्रीका जाते हैं तो वे अपने साथ उपकरण भी लाते हैं और स्टार ड्रीम उन्हें बड़ी संख्या में ड्रोन उपलब्ध कराता है, तो वे कई अफ्रीकी देशों को नष्ट कर सकते हैं। श्री मेहता ने नजर घुमाई और कहा, अगर कोई और होता तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होती। इतने सारे सेवानिवृत्त सैनिकों का एक सुरक्षा कंपनी में शामिल होना एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है। लेकिन अब यह मुद्दा अयान सक्सेना ने उठाया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी समस्या है। झांग लाओदाओ ने कहा, मुझे भी लगता है कि कोई समस्या नहीं है। जियाओलिन के पास एक ईमानदार देशभक्त दिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब वह कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से देश के हितों पर विचार करेंगे। जियांग लाओ की आंखें चमक उठी। मैं सहमत हूँ। कुछ स्थितियों से निपटना देश के लिए आसान नहीं होता। अर्जुन सक्सेना एक नागरिक है, इसलिए अगर वह आगे आता है तो कोई समस्या नहीं होगी। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उनकी कोई टिप्पणी नहीं थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि अयान सक्सेना ने देश के लिए कितनी मदद की है। इसके अलावा ये स्थिति दिग्गजों के लिए पुनर्वास के दबाव को भी कम कर सकती है। श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दें। जब समय आएगा हम 10,000 लोगों का चयन करेंगे और उन्हें जियाओलिन के पास भेजेंगे। हमारे द्वारा चुने गए लोग जियाओलिन द्वारा दिए जाने वाले उच्च वेतन के योग्य होने चाहिए। अन्य बॉसों ने सिर हिलाया। मिस्टर मेहता ने तुरंत अयान सक्सेना को बताया। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मेहता, मुझे सरकार से उनके लिए बहुत सारा सामान खरीदना पड़ेगा। हर तरह की बंदूकों और गाड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। हम अपने लोगों को विदेशों में नुकसान नहीं उठाने दे सकते। श्री मेहता, मैं और क्या कह सकता हूँ? ये सुरक्षा कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अपना काम कर रही है। अयान सक्सेना ने पूछा, श्री मेहता, क्या स्थानीय कानूनों के अनुरूप मिसाइल, टैंक आदि बेचे जा सकते हैं? श्री मेहता, आप एक सुरक्षा कंपनी मिसाइल और टैंक चाहते हैं। हल्के हथियार ठीक हैं, बख्तरबंद वाहन कोई समस्या नहीं है, और अधिक से अधिक मैं आपको सहायता के लिए कुछ हेलीकॉप्टर बेच सकता हूँ। अयान सक्सेना ने आह भरते हुए कहा, तो फिर हम ये कर लें। बख्तरबंद वाहनों, विभिन्न हल्के हथियारों और 100,000 ड्रोन से लैस 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों से बनी एक सुरक्षा कंपनी अभी भी बहुत शक्तिशाली है। विभिन्न गिरोहों और बदमाशों का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि अधिकांश विदेशी देशों की नियमित सेनाएं भी इस बल को पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकती। डिंग डिंग, अयान सक्सेना ने शेख हैदर से संपर्क किया। शेख हैदर ने तुरंत कहा, प्रिय लिन, आप कैसे हैं? मैंने अपने पिता से बात की और उन्होंने बहुत सहयोग दिया। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, शेख हैदर, हमारा देश फिलहाल आपके देश में सेना तैनात नहीं करेगा।
मैं व्यक्तिगत रूप से एक निजी सुरक्षा कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। वहाँ सुरक्षा मुख्यालय कैसा काम कर रहा है? शेख हैदर ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, सिर्फ एक सुरक्षा कंपनी? कितने लोग? अयान सक्सेना, पहले बैच में 10,000 लोगों की भर्ती करने की योजना है, जिनमें से सभी सेवानिवृत्त चीनी सैनिक होंगे। मैं चीन से कुछ उपकरण भी खरीदूंगा। क्या आप इसकी अनुमति दे सकते हैं? शेख हैदर की आंखें चमक उठीं। 10,000 लोग। उसने सोचा कि यह कोई छोटा सुरक्षा अधिकारी है। लिन, जल्दी करो और यहाँ आओ। लड़ाकू विमान, टैंक, युद्धपोत, जो भी आप चाहें। हम दोस्त हैं, शेख हैदर ने खुश होकर कहा। अध्याय 438। लिन, क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? समय तेजी से बीतता है और 2 महीने बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। अयान सक्सेना पहले ही कई बंदरगाह खरीद चुके हैं। इसमें कैमल कंट्री का एक बंदरगाह भी शामिल है, जो आसानी से लाखों टन के मालवाहक जहाज़ों को समायोजित कर सकता है। यहाँ 100,000 टन वर्ग के विमानवाहक पोतों को पार्क करना भी संभव है। एक बड़ा रोल ऑन रोल ऑफ जहाज धीरे धीरे तट के पास पहुंचा। बंदरगाह पर 500 लोगों की एक सुरक्षा टीम साफ सुथरी पंक्तियों में खड़ी थी। सभी लोग ध्यान दें, जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। टीम के सामने बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया। लुओ झांग नाम का यह अधेड़ व्यक्ति सेना में उच्च पद पर था, लेकिन वह कुछ चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और गलतियां करता था, इसलिए उसने सेना से रिटायरमेंट ले लिया। अयान सक्सेना ने उसकी सिफारिश की। वह 1 महीने पहले आया था। उनके साथ 3,000 लोग और आए थे। बाद में एक के बाद एक 3,000 या 4,000 लोग और आए और अब यहाँ कुल 6,000 से ज्यादा लोग हैं। कई छोटे हथियार पहले ही भेज दिए गए थे, लेकिन कुछ छोटे उपकरणों को बड़े रोल ऑन रोल ऑफ जहाजों पर समुद्र के रास्ते भेजा जाना था। हाँ, 500 लोग चुप हो गए। नाव किनारे पर आ गई और वे जल्दी से उस पर चढ़ गए। जल्द ही बख्तरबंद गाड़ियां वहां पहुंच गईं। ये बख्तरबंद गाड़ियां वे नहीं थीं जो बहुत पहले खत्म हो चुकी थीं, बल्कि वे पुरानी बख्तरबंद गाड़ियां थीं जो अभी चीन में सेवा में हैं। राज्य ने इसका आधा हिस्सा बेच दिया और आधा हिस्सा अयान सक्सेना को दे दिया। देश उस धन का उपयोग नए निर्माण कार्यों के लिए कर सकता है। ये बख्तरबंद वाहन चीन में थोड़े पुराने हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा कंपनियों के उपयोग के लिए ये पर्याप्त से अधिक हैं। सेवानिवृत्त सैनिक थोड़े अधिक उम्र के हैं और वे पुरानी पीढ़ी के बख्तरबंद वाहनों से भली भांति परिचित हैं। क्या चल रहा है? क्या चीन ने हमारे देश में सेना तैनात कर दी है? बंदरगाह पर मौजूद कई कैमल नागरिक हैरान रह गए। इस बार 300 बख्तरबंद वाहन पहुंचाए गए और उन्होंने एक के बाद एक करके एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। बख्तरबंद वाहनों के अलावा कई अन्य वाहन भी हैं, जैसे सैन्य TTK, रडार वाहन, इलेक्ट्रॉनिक जैमर आदि। इनमें 80 सैन्य ट्रक हैं, जो सभी ड्रोनों से पूरी तरह भरे हुए हैं, जिनमें कई छोटे और बड़े ड्रोन भी शामिल हैं। यहाँ सभी प्रकार के 100,000 ड्रोन हैं। काफिला बंदरगाह से जल्दी और शक्तिशाली तरीके से निकल गया। वे बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर एक शिविर के पास बस गए। यह जमीन और बंदरगाह अयान सक्सेना को बेच दिया गया। शिविर के पास बड़ी संख्या में साधारण तंबू और लकड़ी के घर बनाए गए थे। शिविर में कई लोग और मशीनें काम में व्यस्त थीं। अयान सक्सेना ने 2 अरब रुपए का निवेश किया है और यह स्थान अयान सक्सेना द्वारा स्थापित यानहुआंग सिक्योरिटी कंपनी का वैश्विक मुख्यालय बन जाएगा। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। फोन शेख हैदर का था। प्रिय लिन, मुझे अभी खबर मिली है कि आपका उपकरण पहुंचा दिया गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कोई मिसाइल नहीं है, यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर भी नहीं है। लिन, क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? ओलो, अयान सक्सेना, जय हो, हम तो बस एक निजी सुरक्षा कंपनी हैं। अयान सक्सेना ने उसकी कनपटी पर हाथ फेरा। उन्हें कैमल लोगों की सोच को समझना मुश्किल लग रहा था, और हेल और उनके लोग इस बात से भी चिंतित थे कि उनके द्वारा लाए गए उपकरण बहुत घटिया थे। अगर वह कुछ मशरूम बम ला सके, तो मुझे लगता है कि हाया और अन्य लोग बहुत खुश होंगे। लिन, आपकी कंपनी का अभी ज्यादा कारोबार नहीं है ना? मैं तुम्हें व्यापार के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। ओलो, अयान सक्सेना ने पूछा, कौन सा व्यवसाय? शेख हैदर, हमारे शाही परिवार के कई सदस्य हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे कुछ उद्योगों को भी अपनी सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता है। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि यह संभव है। उनके खुद के व्यवसाय को कभी इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उन्हें ये भी उम्मीद है कि यानहुआंग सिक्योरिटी कंपनी भविष्य में और भी मजबूत होगी। विश्व की शीर्ष 10 सुरक्षा कंपनियों में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। नंबर 1 सुरक्षा कंपनी में 600,000 कर्मचारी हैं। पहले स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या भी 300,000 है। बेशक ये 100,000 और 300,000 लोग सभी सशस्त्र कर्मी नहीं थे, इनमें कई निहत्थे कर्मी भी थे। हेयर, हमारी कंपनी में इसका ध्यान रखने के लिए कोई है?
यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो सीधे हमारी कंपनी के लोगों से संपर्क करें, अयान सक्सेना ने कहा। शेख हैदर मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं लिन, जैसा कि तुमने पहले कहा था, हमारे लिए ड्रोन का एक बैच संशोधित कर दो। यह आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा। पत्नी, क्या तुम थक गई हो? चलो बैठो और थोड़ी देर आराम करो। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा का हाथ पकड़ा और नीचे चला गया। अनिंदिता सक्सेना उनके पास खेल रही थी। रोशनी मेहरा लगभग 1 महीने से गर्भवती हैं और उनका पेट काफी बड़ा है। बूढ़े आदमी, मैं थका नहीं हूँ, रोशनी मेहरा ने मीठी आवाज में कहा। आप मेरी स्थिति जानते हैं। बहुत समय हो गया है जब से उसकी मेरिडियन फैली है और उसका शरीर मजबूत हुआ है। उसकी शारीरिक फिटनेस में बहुत सुधार हुआ है और रोशनी मेहरा के शरीर में पहले से ही आंतरिक शक्ति है। अगर रोशनी मेहरा गर्भवती नहीं होती तो वह अकेले ही 40 पुरुषों को हरा सकती थी। उसकी वर्तमान ताकत के साथ स्पेशल फोर्सेज किंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार स्पेशल फोर्सेज किंग के पास कोई आंतरिक ताकत नहीं है। मेंग्याओ, भले ही तुम्हारा शरीर अच्छा हो, तुम थक जाओगी। यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं तो बस अच्छी तरह आराम करें, ठीक है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। बूढ़े साहब, मैं थकी नहीं हूँ। चलिए चलते हैं। हाल ही में मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। आपका वजन ज्यादा नहीं बढ़ा है। गर्भावस्था के दौरान थोड़ा वजन बढ़ना सामान्य बात है। बच्चे के जन्म के बाद आपको वजन कम करने में अधिक समय नहीं लगेगा, अयान सक्सेना ने सांत्वना दी। रोशनी मेहरा, क्या मैं सचमुच जल्दी से अपना वजन कम कर सकती हूँ? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक, आपके पास आंतरिक शक्ति है और मैं आपके वजन घटाने में तेजी लाने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग कर सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 महीने में अपना वजन कम कर सकते हैं। रोशनी मेहरा ने राहत की सांस ली। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे अक्सर काम पर जाना पड़ता है। जिक्सी दूध पीती थी और मेरी योजना है कि समय आने पर डोंगडोंग को भी दूध पिलाऊंगी। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? क्या ये हो सकता है कि डोंगडोंग का शरीर भी वैसा ही दुर्बल है जैसा सिसिका था जब वह बच्ची थी? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंगडोंग का शरीर खराब नहीं है। जब मैं आपके शरीर को समायोजित करने में आपकी मदद करूंगा तो मैं डोंगडोंग को भी उसके शरीर को समायोजित करने में मदद करूंगा। वह अन्य शिशुओं की तुलना में अधिक मजबूत शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुआ होगा। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। अनिंदिता सक्सेना आगे खड़ी थीं और बोली, पिताजी, मैंने नंदन और किकी को देखा। मैं उनके साथ खेलने गई थी। ठीक है, जाओ खेलो, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी मेहरा ने अपने पेट को छुआ और मीठी आवाज में कहा, बूढ़े आदमी, डोंगडोंग ने मुझे लात मारी। शायद वह भी खेलना चाहता है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें लात मारने की हिम्मत कर सकता हूँ। उस बदमाश डोंगडोंग के बाहर आने का इंतजार करो, मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। रोशनी मेहरा ने नखरे से कहा, बूढ़े, ऐसा भी कोई बाप होता है क्या? तुम अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही सबक सिखाने की सोच रहे हो। अयान सक्सेना, तो फिर जिक्सी को उसे सबक सिखाने दो। उसे बचपन से ही अपनी बहन की महिमा का ज्ञान हो। रोशनी मेहरा ने कहा, बूढ़े जियाओ, कृपया एक गाना गाओ। जब आप गाते हैं तो डोंगडोंग सबसे खुश लगता है। ठीक है, अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। उनकी गायन कला अब ईश्वरीय स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी वह ईश्वरीय स्तर के शिखर पर नहीं पहुंची है तथा इसमें अभी भी सुधार किया जा सकता है। डोंगडोंग गाना भी आपके कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अयान सक्सेना का पियानो भी ईश्वरीय स्तर पर पहुंच गया है। परिकथाएं लंबे समय से ईश्वर स्तर पर हैं और उनमें और सुधार नहीं किया जा सकता। अयान सक्सेना अब थोड़ा उलझन में है। किस प्रकार की जन्मपूर्व शिक्षा उसे अपने कौशल सुधारने में मदद कर सकती है? रोबोट, मॉडल एयरप्लेन आदि। रोशनी मेहरा भी साथ गई। डोंगडोंग से भी बात की तो कोई सुधार नहीं हुआ। भाइयों, मुझे ये सोचने में मदद करें कि सुधार करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। अध्याय 439 ध्यान और प्राचीन योगयान सक्सेना की कहानी खत्म होने के बाद रोशनी मेहरा ने कहा, पतिदेव, अगर मेरा पेट बढ़ गया तो मैं ताई ची का अभ्यास करने लायक नहीं रहूंगी। भविष्य में मेरे योगाभ्यास के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसे अभी भी शरीर को लेकर कुछ चिंता रहती है। अयान सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। योग, वह जानते थे कि योग में ध्यान की तकनीकें हैं और ध्यान उनके मन या मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। क्या ये शिक्षण सामग्री उपयुक्त है? प्रिय, मैं योग करना नहीं जानता। क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? एक बार जब मैं इसे सीख लूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त है या नहीं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। अगर वह योग का अभ्यास करता है तो सबसे अधिक संभावना है कि अनिंदिता सक्सेना भी उसका अनुसरण करेंगी। भले ही वह अभ्यास न करती हो, लेकिन अयान सक्सेना के लिए अपने मौजूदा सीखने के स्तर के साथ योग सीखना मुश्किल नहीं है। बेशक, उच्च स्तर तक पहुंचना अभी भी कठिन है।
पति, आप बहुत अच्छे हैं। रोशनी मेहरा की आवाज़ बहुत कोमल है। दोपहर के समय अनिंदिता सक्सेना सो गईं और अयान सक्सेना ने जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। उन्हें इंटरनेट पर योग से जुड़ी बहुत सी जानकारी मिली, साथ ही ध्यान के बारे में भी जानकारी मिली। ध्यान सिर्फ योग तक ही सीमित नहीं है। प्रिय, मुझे लगता है कि तुम कभी कभी थोड़ा चिंतित हो जाते हो। मुझे इंटरनेट पर ध्यान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। मैं आपको बताता हूँ। क्या आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे? अयान सक्सेना लिविंग रूम में गया और रोशनी मेहरा से बात की। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। कभी कभी वह सचमुच थोड़ी चिंतित हो जाती थी। मोटी हो जाने की चिंता, अयान सक्सेना के बाहर जाने की चिंता, गर्भवती हो जाने की चिंता आदि। डोंट, तुम्हें पापा की बात माननी चाहिए। हो सकता है कि तुम मम्मी से पहले ही सीख जाओ। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा के पेट को छुआ। रोशनी मेहरा का पेट हिल गया। वह हंसी। हनी, डोंट हिल गया है, वह तुम्हें जवाब दे रहा है। शिक्षक ने व्याख्यान शुरू कर दिया है, इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अयान सक्सेना उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उसे सारी जानकारी याद हो गई थी और उसे समझाना मुश्किल नहीं था। 5 मिनट बीत गए। शियाटों की आवाज़ गूंजी। होस्ट, आप अपने बेटे को ध्यान करना सिखाएं और ध्यान कौशल हासिल करें। मास्टर स्तर तक पहुंचने में 30 घंटे लगेंगे और ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 60 घंटे लगेंगे। अयान सक्सेना बहुत खुश हुए। ये सचमुच संभव है। उसने बहुत सी चीज़ें आजमाई लेकिन असफल रहा। उसने पियानो बजाया, शायद इसलिए क्योंकि उसका पियानो बजाने का हुनर पहले से ही बहुत अच्छा था और वह इसमें सुधार कर सकता था। लेकिन उसने बांसुरी बजाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। परियों की कहानियाँ, गायन, पियानो और विदेशी भाषाएं उपयोगी हैं, लेकिन ये ऐसे कौशल हैं जो उसके पास पहले से ही हैं। ध्यान एक ऐसा कौशल है जो उन्होंने अर्जित किया है। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई और अयान सक्सेना को जल्द ही एहसास हो गया कि ध्यान वास्तव में मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। टोंग, मानसिक शक्ति में सुधार के क्या लाभ हैं? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। टोंग, सबसे पहले, ये स्मृति, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति आदि में सुधार कर सकता है। दूसरा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आपकी बर्फ कौशल पुनर्प्राप्ति में सुधार होगा। तीसरा, जब आपकी मानसिक शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो आप अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग वस्तुओं को नियंत्रित करने और आसपास के वातावरण को देखने के लिए कर सकते हैं। अयान सक्सेना अब वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है और वह बिना किसी समस्या के कार भी उड़ा सकता है। लेकिन यह मानसिक शक्ति से नहीं किया जा सकता। अच्छा, अयान सक्सेना काफ़ी संतुष्ट थे। अभी उसके पास अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने का बहुत कम मौका है और अगर वह भविष्य में इसका गहन उपयोग करता है तो संभव है कि यह खत्म हो जाए। आंतरिक ऊर्जा के उपभोग से उबरने में समय लगता है। यही वह समय है जब आपकी मानसिक शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि आपको कोई खतरा न भी हो तो भी मानसिक शक्ति में वृद्धि और याददाश्त में सुधार जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। समय हर सेकंड बीतता है। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा और डोंट को पढ़ाना जारी रखा। जितना ज़्यादा वह पढ़ाता, उतनी ज़्यादा जानकारी उसे मिलती और वह उतना ही बेहतर ढंग से पढ़ाता। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। अनिंदिता सक्सेना अपनी झपकी से जाग उठी और कमरे से बाहर चली गईं। सीसी, पापा मम्मी और भाई को ध्यान करना सिखा रहे हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? अयान सक्सेना मुस्कुराए। हाँ। अनिंदिता सक्सेना उसके बगल में बैठी, लेकिन 2 मिनट के लिए नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा और उन्हें ये पसंद नहीं आया। बच्चे बहुत बेचैन होते हैं। अनिंदिता सक्सेना जब अपनी पसंद की कोई चीज़ पढ़ती हैं, जैसे कि ड्राइंग और गणित, तो वे शांत बैठ सकती हैं, लेकिन जब वे कुछ ऐसा पढ़ती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता, तो वे थोड़ी देर के लिए शांत नहीं बैठ पाती। माँ, आप कुछ क्यों नहीं कहती? पिताजी, क्या डोंट सीख सकता है? अनिंदिता सक्सेना आश्चर्यचकित थीं। रोशनी मेहरा ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, जिक्सी, पिताजी ने माँ को ध्यान करना सिखाया। माँ खुद को खाली करने के लिए ध्यान कर रही हैं। शायद डोंट भी इसे सीख सकता है। अनिंदिता सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मैं इसके साथ खेलना नहीं चाहती, पिताजी। मैं इसे सीखना नहीं चाहती। मैं गणित की किताब देखना चाहती हूँ। अयान सक्सेना, शीशी, रुको और देखो। पिताजी माँ को योग सिखाते हैं। योग ध्यान से अधिक दिलचस्प है। शायद तुम्हें योग में रुचि हो। आप पहले से ही कॉलेज स्तर पर गणित का अध्ययन कर रहे हैं, इतना अधीर मत बनो। तुम तो केवल 3.5 साल के हो। रोशनी मेहरा हैरान रह गईं। अनिंदिता सक्सेना उनकी प्यारी बेटी है, लेकिन कभी कभी उन्हें उसके बारे में थोड़ा अजीब लगता है। अनिंदिता सक्सेना बहुत प्रतिभाशाली है। मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यद्यपि अनिंदिता सक्सेना पहले सुंदर थीं, लेकिन गणित, चित्रकला आदि में उन्होंने कोई विशेष प्रतिभा नहीं दिखाई थी। 3.5 साल की उम्र में गणित का विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश असामान्य बात है।
अनिंदिता सक्सेना की पेंटिंग्स अब और भी खूबसूरत हो गई हैं। विदेशी भाषाएं। अनिंदिता सक्सेना पहले से ही अंग्रेजी और फ्रेंच जानती हैं और वह इन दो विदेशी भाषाओं में सामान्य रूप से बातचीत कर सकती हैं। अब अयान सक्सेना ने उसे जर्मन पढ़ाना शुरू किया। हाँ पिताजी, कृपया हमें सिखाइए। अयान सक्सेना, योग के लिए बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। हम डांस स्टूडियो गए जहां अधिक स्थान और दर्पण हैं। कुछ ही देर बाद अयान सक्सेना और उसके दोस्त डांस स्टूडियो में दाखिल हुए। अयान सक्सेना ने धीरे धीरे योग क्रियाएं सिखाना शुरू किया। ये सिर्फ मूर्खतापूर्ण तरीके से बैठे रहना नहीं है। अनिंदिता सक्सेना सोचती हैं कि यह बेहतर है। वह अयान सक्सेना और अन्य लोगों के साथ अभ्यास करती हैं। 5 मिनट बीत गए। सिस्टम से आवाज आए, होस्ट, आप अनिंदिता सक्सेना को योग का अभ्यास करना सिखाएं और प्राचीन योग कौशल प्राप्त करें। 20 घंटों में आप मास्टर स्तर पर पहुंच जाएंगे और 40 घंटों में आप ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच जाएंगे। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारियां उमड़ पड़ीं। जैसा कि उम्मीद थी, वह यही है और यह एक प्राचीन योग तकनीक है। हालांकि इसमें ध्यान की तुलना में कम अनुभव की आवश्यकता होती है। अयान सक्सेना गुप्त रूप से उदास था। इस प्रणाली से उन्हें जो प्राचीन योग तकनीकें प्राप्त हुईं, वे निश्चित रूप से इंटरनेट से प्राप्त तकनीकों से कहीं बेहतर थीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, 1 घंटा बीत चुका था। आमतौर पर शुरुआती लोग आधे घंटे में इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। हालांकि रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना ने कभी योग का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ताइची का अभ्यास किया है और उनकी शारीरिक फिटनेस आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है। सिसी, तुम्हें कैसा लग रहा है? अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना से पूछा। भले ही अनिंदिता सक्सेना सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने 1 घंटे का अनुभव प्राप्त किया और बिना किसी समस्या के रोशनी मेहरा को सरल चीजें सिखा सकते थे। अनिंदिता सक्सेना ने हंसते हुए कहा, पिताजी, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ताइची का अभ्यास करना ज़्यादा मज़ेदार है। अयान सक्सेना, हम जो ताइची सीखते हैं वह प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची है। इसके कई अभ्यास गर्भवती महिलाओं पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर आपका पेट बड़ा हो जाता है तो आप ताइची का अभ्यास नहीं कर सकती। प्रिय, कुछ योग मुद्राएं हैं जो तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ये याद दिला दूंगी। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पिताजी, चलो पियानो बजाते हैं। अनिंदिता सक्सेना एक झटके में अगले कमरे में भाग गईं। बगल के संगीत कक्ष में कई संगीत वाद्य यंत्र हैं, लेकिन सिसी अभी छोटी है, इसलिए उसके लिए सीखने के लिए सबसे अच्छा वाद्य यंत्र पियानो है। उसका स्तर अभी भी बराबर है। अब वह ऐसे गाने भी बजा सकती हैं जो ज़्यादा कठिन नहीं हैं। अध्याय 440 रोबोट प्रौद्योगिकी में सुधार। तोसाकुरा देश में एक गुप्त अड्डा। प्रोफेसर मियाज़ाकी, अब केवल एक ही प्रायोगिक विषय बचा है। एक अधेड़ उम्र का आदमी एक बूढ़े आदमी के सामने खड़ा होकर बोला। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी। उसने एक औषधि उठाई जो उसने अभी अभी तैयार की थी। इसे आजमाएं। इसे भूल जाओ, मैं ये काम स्वयं कर लूंगा और नमूने प्रयोगशाला क्रमांक 1 में भेज दूंगा। प्रोफेसर मियाज़ाकी ने गहरी आवाज में कहा। लानत है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने किसी को प्रयोगात्मक विषय को प्रयोगशाला क्रमांक 1 में लाने के लिए कहा। तथाकथित प्रयोगात्मक विषय एक युवा व्यक्ति था। आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? युवक ने टूटी फूटी जापानी भाषा में ऊंची आवाज में पूछा। वह अपने माता पिता के कड़े विरोध के बावजूद 1 वर्ष पहले पूर्वी सकुरा में आकर बस गए थे तथा आधे महीने पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होने के बाद वह ठीक महसूस कर रहा था। उसके पास खाने पीने की चीजें थीं और टीवी देखने के लिए जगह थी, लेकिन उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। बागा, चुप रहो, प्रयोगशाला में किसी ने चिल्लाकर कहा। युवक को प्रायोगिक बिस्तर से बांध दिया गया था। उसके हाथ पैरों में बढ़िया स्टील की हथकड़ी लगी हुई थी और उसकी कमर बेल्ट से बंधी हुई थी। वह पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ था। आप क्या कर रहे हो? मैं तोसाकुरा से हूँ, चीनी नहीं, युवक ने कहा। प्रोफेसर मियाज़ाकी अंदर आए और बोले, चूंकि आप तोसाकुरा से हैं, इसलिए आपको साम्राज्य में कुछ योगदान देना चाहिए। उसका हाथ पकड़ो। दोनों व्यक्तियों ने युवक को पकड़ लिया और प्रोफेसर मियाज़ाकी ने युवक के शरीर में नीली दवा की एक ट्यूब डाल दी। दर्द होता है, दर्द होता है, युवक ने कड़ा संघर्ष किया। उसे कसकर बांध दिया गया था और प्रयोगशाला को फर्श से वेल्ड कर दिया गया था, जिससे वह करवट भी नहीं ले सकता था। कुछ ही देर में युवक के शरीर पर नसें उभर आईं। उसकी त्वचा खून से लथपथ थी। क्या हम पुनः असफल होंगे? प्रोफेसर मियाज़ाकी ने चुपके से भौहें सिकोड़ीं। वह पहले भी कई बार असफल हो चुका था और कई प्रयोगों को रद्द कर चुका था। पूर्वी सकुरा देश में कई आप्रवासी आए थे और उनमें से कई अकेले आए थे। चाहे आप लापता हो जाएं या मर जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। मुझे पता चलने से पहले 2 या 3 घंटे बीत गए। हालांकि युवक को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसकी मौत नहीं हुई। वह जेनेटिक दवा के शक्तिशाली प्रभाव से बच गया था। उसकी जांच और परीक्षण किया जाना चाहिए।
प्रोफेसर मियाज़ाकी ने उत्साह से कहा। 1 घंटे बाद निरीक्षण और परीक्षण के परिणाम सामने आए और उस व्यक्ति की ताकत और गति में काफ़ी सुधार हुआ था। उनकी मूल शारीरिक फिटनेस बहुत औसत थी, लेकिन उन्नयन के बाद उनकी शारीरिक फिटनेस एक मध्यवर्ती निंजा के बराबर हो गई, और उनकी शारीरिक फिटनेस में अभी भी सुधार हो रहा है। 2 या 3 घंटे और बीत गए। इस आदमी की शारीरिक फिटनेस एक उच्च स्तरीय निंजा के बराबर है, लेकिन इस समय अपग्रेड भी रुक गया। दर्द होता है, दर्द होता है। वह व्यक्ति जिसने दर्द से चिल्लाना बंद कर दिया था पुनः चिल्लाने लगा और परीक्षण कक्ष में इधर उधर मुक्के मारने लगा। क्या चल रहा है? प्रोफेसर मियाज़ाकी तुरंत आ गए। प्रोफेसर, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वह बस ऐसे ही टूट गया, एक गार्ड ने कहा। प्रोफेसर मियाज़ाकी ने बुलेट प्रूफ शीशे से अंदर देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अंदर मौजूद युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफेसर, वह मर चुका है, किसी ने जल्दी से कहा। प्रोफेसर मियाज़ाकी ने कहा, शरीर को प्रयोगशाला में ले जाओ। भले ही वह मर गया, फिर भी यह अच्छी प्रगति है। अधिक शोध के साथ सुपर निंजा परियोजना संभव होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों से कहो कि मैं और अधिक प्रयोग करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, देखो, यह इस तरह विकृत है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। अनिंदिता सक्सेना को अन्य दोस्त भी मिले, जिनमें कुछ लड़के भी शामिल थे। उनमें से कुछ को रोबोट बदलने वाले रोबोट के साथ खेलना पसंद था, और अनिंदिता सक्सेना भी उनके साथ खेल सकती थी। अयान सक्सेना की रोबोट तकनीक में सुधार करना कठिन है। सुकु, तुम्हारा रोबोट कौशल मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। अयान सक्सेना के दिमाग में उस बूढ़े आदमी की आवाज़ गूंज रही थी। अंत में अयान सक्सेना रोने ही वाला था। यद्यपि रोबोट प्रौद्योगिकी के मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए 30 घंटे का अनुभव चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कौशल आधे साल से भी अधिक समय पहले हासिल किया था। रोशनी मेहरा के गर्भवती होने से बहुत पहले ही उन्होंने ये हुनर हासिल कर लिया था। रोशनी मेहरा अब 6 महीने की गर्भवती हैं। अनिंदिता सक्सेना की इसमें कोई खास रुचि नहीं है। उसकी रुचि तभी होती है जब सब लोग एक साथ खेलते हैं। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी जानकारियां भर गईं। अयान सक्सेना ये देखकर हैरान रह गया कि रोबोट तकनीक मास्टर लेवल पर पहुंच गई थी, और ये बाजार में मौजूद रोबोट से ज़्यादा खराब नहीं थी। रोबोट कुत्ता या रोबोट भेड़िया बनाने में कोई समस्या नहीं है। साधारण मानव रोबोट ही काम करेंगे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्तमान कौशल मजबूत नहीं है, इसलिए ग्रैंड मास्टर स्तर दूसरों के बराबर आ सकता है? अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। जियांटोंग, क्या ये सही है? नेता ने कहा, सु, यह इस तरह है। विमान निर्माण का विकास लंबे समय से हुआ है, और विमान ऑपरेटरों का विकास कम रहा है। ग्रैंड मास्टर स्तर विश्व के उन्नत स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। ये बुरा नहीं है। यदि ग्रैंड मास्टर स्तर और ग्रैंड मास्टर स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, तो ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में आधे साल से अधिक समय लगेगा, जो बहुत थकाऊ है। अन्य कंपनियों की तकनीक सीखने के बाद आप पहले अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं और फिर उसे धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। यद्यपि ग्रैंड मास्टर स्तर तक अपग्रेड करना मुश्किल नहीं है, फिर भी आप भविष्य में खेलना जारी रखकर बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कंपनियों से पीछे रहना संभव नहीं होना चाहिए। 1 घंटे बाद, डिंग डिंग, अयान सक्सेना ने आरव कपूर को फ़ोन किया। आरव कपूर अपनी रोबोट कंपनी स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इतने लंबे समय के बाद उन्होंने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाई लिन, क्या कंपनी खुलने वाली है? आरव कपूर ने फ़ोन उठाते हुए उत्साह से कहा। उन्होंने बहुत से प्रासंगिक तकनीकी कर्मियों से संपर्क किया, तथा कई बड़ी एवं छोटी मशीनरी कंपनियों से भी संवाद किया। जब तक अयान सक्सेना सहमत हैं, कंपनी जल्दी स्थापित हो सकती है। आरव कपूर, कंपनी शुरू करो, अयान सक्सेना ने कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ आरव कपूर ने अपनी मुट्ठी हिलाई। जिंगमैन टेक्नोलॉजी का ड्रोन व्यवसाय बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि नई रोबोट कंपनी विकसित हो सकती है। लेकिन अयान सक्सेना इतने लंबे समय तक चुप रहे। भाई लिन, मैं तुरंत चलूंगा। भाई लिन, कंपनी की पंजीकृत पूंजी कितनी है? आरव कपूर ने पूछा। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, पंजीकृत पूंजी 1 बिलियन है। शुरुआती चरण में पूंजी की यह राशि पर्याप्त होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है ना? आरव कपूर, भाई लिन, तुम चुप हो गए हो। मेरे पास सीखने के लिए बहुत समय था। मैंने बहुत पहले ही यह समझ लिया था। कंपनी शुरू करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इसे विकसित करना थोड़ा मुश्किल है। हेड रोबोट कंपनी अब बहुत तेजी से विकास कर रही है। अयान सक्सेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरों से पूछ लें। जब तक आप इसे संभाल सकते हैं, भविष्य में इस कंपनी के सीईओ आप ही होंगे। तकनीक की चिंता मत कीजिए, मैं इसे मुहैया करा दूंगा। आरव कपूर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, जब तक आपके पास कौशल है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी।
भाई लिन, आप कौशल के किस स्तर तक पहुंच चुके हैं? अयान सक्सेना, मेरे पास इस पर काम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। मेरी तकनीक लगभग शीर्ष कंपनियों जैसी ही है। यदि आप एक सफल कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आरव कपूर ने तुरंत कहा, मैं समझता हूँ। अगर हम दूसरों की बराबरी कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि हम उनसे कमज़ोर नहीं होंगे। अयान सक्सेना के सुनहरे साइन बोर्ड के साथ उन्होंने कई प्रतिभाओं की भर्ती की है। कंपनी की प्रतिभा निश्चित रूप से दूसरों से कमतर नहीं है। जहां तक धन की बात है तो अयान सक्सेना को इसकी कमी नहीं होगी। भाई लिन, क्या आप कंपनी से किसी से मिलना चाहते हैं? उनमें से कई आपके प्रशंसक हैं। आरव कपूर ने कहा। अध्याय 441 यानहुआंग रोबोट कंपनी। 2 दिन बाद शंघाई के एक 5 सितारा होटल में, होटल के एक बड़े सम्मेलन कक्ष में बहुत से लोग एकत्र हुए। ये सभी लोग रोबोटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इनमें से अधिकांश ने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और इनमें से कुछ ने पहले रोबोटिक्स कंपनियों की स्थापना भी की है। आरव कपूर की योग्यता के कारण उनमें से कई से मिलना भी उसके लिए मुश्किल होगा, उन्हें लुभाना तो दूर की बात है। लेकिन अब उन सभी को आरव कपूर ने भर्ती कर लिया है। इसकी वजह स्वाभाविक रूप से अयान सक्सेना है। अयान सक्सेना का नाम निश्चित रूप से चीन में किंवदंती का पर्याय है, न कि पूरे विश्व में। यह आ रहा है, यह आ रहा है। खिड़की पर कोई व्यक्ति खुशी से मुस्कुराया। बहुत से लोग जल्दी से खिड़की के पास जमा हो गए। उन्होंने देखा कि एक काफिला आ रहा है। कुल 10 गाड़ियां थीं। पहली 2 गाड़ियां दंगारोधी गाड़ियां थीं और तीसरी अयान सक्सेना की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। पीछे 2 दंगा नियंत्रण वाहन और एक इलेक्ट्रॉनिक जैमर मौजूद थे। ये तो बस सतह पर है। अयान सक्सेना के यहाँ आने की जानकारी होने के कारण आसपास की ऊंची इमारतों में स्नाइपर्स पहले से ही तैनात थे। आसपास के कुछ लोग भेष बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी थे और कुछ साधारण कारों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी भी थे। इसके अलावा आसपास कई ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। जब अयान सक्सेना बाहर जाता है तो कम से कम 50 राष्ट्रीय सुरक्षाकर्मी गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा में लगे होते हैं और सहयोग के लिए आसपास पुलिस अधिकारी भी मौजूद होते हैं। मास्टर अर्जुन जब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं ग्रैंड मास्टर अर्जुन के स्तर तक पहुंच सकूं। उनके लिए इस स्तर तक पहुंचना कैसे संभव है? परी कथाओं, सुलेख, चित्रकला और पाककला में वे संभवतः दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। गणित और चिकित्सा में भी वे संभवतः सर्वश्रेष्ठ हैं। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उनमें से कई जाने माने प्रतिभाशाली हैं और कई माता पिता की नज़र में दूसरे लोगों के बच्चे माने जाते हैं, लेकिन अब उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हैं। किसी भी हुनर में सर्वश्रेष्ठ बनना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे वह खाना बनाना ही क्यों न हो। अयान सक्सेना कई हुनर में सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान जाने कि क्या ये सब हैं। इंटरनेट पर अयान सक्सेना का विश्लेषण करने वाले कई लोग हैं और उनके विश्लेषण से पता चलता है कि अयान सक्सेना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक धूर्त व्यक्ति है। अयान सक्सेना ने जूनियर हाई स्कूल और कॉलेज के दौरान और यहाँ तक कि कॉलेज से स्नातक होने के बाद भी अपनी ताकत को छिपाए रखा। रोशनी मेहरा द्वारा बच्चों को अयान सक्सेना को खोजने के लिए लाने के बाद ही उसकी ताकत का पता चला। कई लोगों ने विश्लेषण किया कि यदि ऐसा न होता तो अयान सक्सेना शायद लंबे समय तक जीवित रहता। कुछ लोगों ने यह भी विश्लेषण किया कि वह इतना कायक क्यों था। अयान सक्सेना ने अनुमान लगाया कि उसे डर था कि वह गिनी पिग बन जाएगा। आखिरकार अयान सक्सेना वाकई बहुत प्रतिभाशाली था। पिताजी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कार रुकते ही अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना को पकड़कर बाहर निकला। वह जिक्सुरेन के क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलने आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि इससे अनिंदिता सक्सेना की जिक्सुरेन में रुचि बढ़ेगी। पिताजी एक रोबोट कंपनी खोलना चाहते हैं। कुछ चाचा चाची इस काम में बहुत अच्छे हैं। वे अपना काम यहाँ लेकर आए हैं। आप बाद में उन्हें देख सकते हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण में होटल में दाखिल हुए और वे होटल की वीआईपी लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। भाई लिन, आरव कपूर और कुछ अन्य लोगों ने लिफ्ट के बाहर उनका स्वागत किया। अयान सक्सेना ने उनसे कहा कि वे नीचे इंतजार न करें, क्योंकि नीचे इतने सारे लोगों के होने से सुरक्षा की मुश्किल बढ़ जाएगी। मास्टर अर्जुन, सैकड़ों अन्य लोग एक स्वर में चिल्लाए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग कृपया यहाँ भीड़ न लगाएं। पहले कॉन्फ्रेंस रूम में चलें। लोग सम्मेलन कक्ष में उमड़ पड़े। अयान सक्सेना ने अनिंदिता सक्सेना को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। कॉन्फ्रेंस रूम में हर तरह के लोग थे। अनिंदिता सक्सेना ने कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों को उत्सुकता से देखा। भाई लिन, ये लो। शीशी, चाचा तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। आरव कपूर ने अयान सक्सेना को माइक्रोफोन दिया। अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना को कसकर गले लगा लिया और उसे जाने नहीं दिया। यहाँ बहुत सारे लोग थे और वह अपरिचित माहौल से थोड़ी डरी हुई थी। मैं इसे स्वयं पकड़ लूंगा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और माइक्रोफोन चालू किया।
सबको अभी तक हमारी कंपनी का नाम नहीं पता। हमारी कंपनी यानहुआंग जिलीरेन कंपनी है। आपकी पार्टी में आपका स्वागत है। भीड़ की उत्साहपूर्ण आवाजें गूंज उठीं। अयान सक्सेना ने आगे कहा, घबराए नहीं, आज कोई औपचारिक बैठक नहीं है, हम सिर्फ मिलना चाहते हैं और उद्योग के विकास के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि रोबोटिक्स उद्योग भविष्य में एक बहुत बड़ा बाजार होगा, लेकिन आज भी यह एक नीला महासागर है। सभी ने सही वैंक मारा। अयान सक्सेना की यह बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। ट्रेंड में सबसे आगे रहने का मतलब था कि उनका भविष्य उज्ज्वल था। अयान सक्सेना ने आगे कहा, भविष्य में रोबोट निश्चित रूप से हजारों घरों में प्रवेश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और कार। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी रोबोट की आवश्यकता होगी। जब हम पैसा कमाते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों को समझते हैं, तो हम चीनी राष्ट्र को उसका महान कायाकल्प प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं। सभी लोग अयान सक्सेना को उत्सुकता से देखने लगे। यदि कोई अन्य बॉस ऐसा कहता, तो उनमें से कई लोग सोचते कि यह एक खोखला वादा था और यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अयान सक्सेना ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अयान सक्सेना के स्तर पर उनके पास एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये शर्मनाक होगा यदि वह अपने पद पर केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं। सभी मित्रों, मैं कुछ ऐसी तकनीक लाऊंगा जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हमारी यानहुआंग रोबोट कंपनी उद्योग में शीर्ष स्तर तक पहुंचे। अगली प्रतियोगिता आप पर निर्भर करेगी। आप सभी तकनीकी चीजों के लिए मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। अयान सक्सेना। कई लोगों ने सिर हिलाया। उनके अनुसार अयान सक्सेना के पास ज्यादा मजबूत कौशल होने चाहिए। उन्होंने उनका इस्तेमाल न करने का कारण सबसे पहले उनका परीक्षण करना था, और दूसरा, वह उन कमजोरों को एक साथ कुचलना नहीं चाहते थे। आखिरकार इनमें से कई उद्योग अब उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू उद्यम हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए व्यवहारिक पक्ष के बारे में बात करना बंद करें। अपने वेतन की चिंता न करें। जब तक आपके पास पर्याप्त क्षमता है, आप निश्चित रूप से उद्योग में अग्रणी स्तर पर होंगे। दूसरा, कंपनी का कार्य समय 9 से 5 बजे तक है और कोई ओवरटाइम की अनुमति नहीं है। हमारी तकनीक निश्चित रूप से दूसरों से पीछे नहीं रहेगी। यदि हम दूसरों से आगे निकलते रहे तो हमारे पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। तीसरा, अयान सक्सेना के बोलते ही पुनः उत्साहपूर्ण तालियां बजने लगीं। यद्यपि केक स्वादिष्ट है, लेकिन इसके वास्तविक लाभ और भी अधिक सुगंधित हैं। बस इतना ही कहना है आप सभी को। अब जब आपने इसे देख लिया है, तो मैं सिसी को यहाँ ले आया हूँ। अब आपकी बारी है कि आप खुद को दिखाएं। कोई भी आकर अपना काम दिखा सकता है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। उन्होंने अनिंदिता सक्सेना को गोद में उठाया और नीचे चले गए। कोई व्यक्ति रोबोट लेकर मंच पर आ रहा है। बॉस लिन, सब लोग, मेरे पास एक छोटा रोबोट हुआ करता था, ये हमारी कंपनी का काम है। उस आदमी ने प्रदर्शन के बारे में बताना शुरू किया। अनिंदिता सक्सेना ने उसे गौर से देखा। रोबोट में उसकी रुचि बढ़ रही है। 1.5 घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने रोबोट प्रदर्शन के लिए लेकर आए थे। ज़ीक्सी, डैडी तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराए। हाँ। अयान सक्सेना अनिंदिता सक्सेना को रोबोट के साथ खेलने के लिए ले गए। कुछ लोग जो रोबोट लेकर आए थे, वे काफी दिलचस्प थे। 5 मिनट बीत गए। जनरल की आवाज गूंजी, होस्ट, आप और अनिंदिता सक्सेना रोबोट के साथ खेल रहे हैं। रोबोट तकनीक में सुधार होने लगा है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। अगर वह इस तरह के रोबोट के साथ खेलेगी तो उसमें सुधार आएगा। समय पल पल बीतता गया। अनिंदिता सक्सेना को बहुत मजा आ रहा था। दुकानों में बिकने वाले रूपांतरण रोबोट उतने दिलचस्प नहीं हैं जितने इन लोगों ने विकसित किए हैं। सब लोग, क्या तुम लोग ये मुझे दे सकते हो? ज़ीक्सी को इनसे खेलना पसंद है, मैं इन्हें घर ले जाऊंगा और उसे इनसे खेलने दूंगा। अयान सक्सेना मुस्कुराए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया।